सुबह सवेरे पाकिस्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं फरा और मैं हमजा। खुशामदीद आपको सुबह सवेरे पाकिस्तान में। कल का एक दिलचस्प वाक़या आपको सुनाती हूँ। प्रोग्राम के बाद हम बैठे हुए थे, गपशप कर रहे थे और हमजा हस्बे मामूल, हमजा की गपशप ही होती है। हमजा ने मतलब लैपटॉप खोला होता है और उसके साथ हाँ का बस एक रस्मी फरीज़ा वो सर अंजाम दे रहे होते हैं। सो उसी के दौरान अचानक हमजा ऐसे बोले जैसे नहीं मतलब ख्वाब में बोल रहा होता है, ये एक उड़न तश्तरी दिखाई दी है। और मैंने कहा व्हाट, उड़न तश्तरी? मुझे वाकई लगा कि हमजा ने रात को ना कोई साइंस फिक्शन मूवी देखी है। फरा समझी कि मुझे दिखाई दी है। हाँ, तो मैं सरप्राइज कि ये क्या हो गया। लेकिन बाद में फिर हमजा ने मुझे बताया वहाँ वहाँ वहाँ, और हम इसी डिबेट में थे कि फिर पता चला कि वाकई दिखाई दी है। हम इसमें थे कि पता नहीं आपसे ये बात शेयर करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, इस पे तहकीक हम कर रहे थे और अब हमारी तहकीक मुकम्मल हो चुकी है। ये उड़न तश्तरी क्या है? इसको अगर आसान अल्फाज में कहा जाए तो कोई खलाई मखलूक है और उसकी ये कोई सवारी है जो देखी गई है। और ये PIA के पायलट ने दौरान परवाज ये अजीबो गरीब सी एक चीज़ देखी है और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, पाकिस्तान में पहली दफ़ा हुआ है। मुझे खलाई मखलूक से वैसे अपोजिशन याद आ गई है। वो खलाई मखलूक जो है वो वाली खलाई मखलूक नहीं, असल वाली खलाई मखलूक उड़न तश्तरी जो है, मतलब कोई ऐसा ऑब्जेक्ट उन्होंने देखा है जिसको आइडेंटिफाई नहीं कर सके कि ये क्या है, ये कैसे है। ये वाक़या जो है PIA के एक पायलट ने देखा है और तर्जुमान के मुताबिक 23 जनवरी को KP के 304 की परवाज़ के दौरान पेश आया है। पायलट ने तैयारे से 1000 फुट की बुलंदी पर कोई ऐसी चीज़ देखी है जिसे वो पहचान नहीं सके और वीडियो भी उसकी बनाई है जो कि इस वक्त आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और फरा ये 1947 में, ऐसा नहीं कि पहली बार ऐसा हुआ, ये पहला इशारा 1947 में मिला था जब एक अमेरिकी बिजनेसमैन जो हैं वाशिंगटन की फ़ज़ाओं में सफ़र कर रहे थे और उन्होंने 9 उड़न तश्तरियाँ देखी थी। उसके बाद से ये काविशें जारी हैं कि अगर कोई खलाई मखलूक है तो उससे राबते किए जाएं, उनसे बातचीत करने की कोशिश भी साइंसदान कर रहे हैं और फिल्मों में हम ये देखते भी रहे हैं। मुझे तो खौफ था, मेरा तो कल से जो है ना मुंह पर ही है आसमान की तरफ कि भाई कोई नजर ही ना आ जाए चीज। रहीम यार खान में भी देखी गई। वैसे मैं हमजा से कह रही थी कि अगर कोविड-19 आ गया ना, मुझे इसके साथ हमेशा आई एम लेजेंड याद आता है, तो अगर कोविड-19 आ गया है ना तो आप यकीन रखिए कि उड़न तश्तरियों समेत खलाई मखलूक भी आ जाएगी। अच्छा, वो मूवीज के अंदर ऐसा होता है कि जब ऐसी कोई खलाई मखलूक आती है ना तो पूरे मुल्क की जो है ना लाइट चली जाती है। पाकिस्तान की लाइट भी पिछले दिनों गई है, तो मैं तो परेशान ही हो रहा था ये मामले किस तरफ जा रहे हैं। खैर अभी इस पे तहकीक होगी और जब कोई मुसद्दका बात वो भी हम आपसे शेयर करेंगे। अभी आपने इतना परेशान नहीं होना, मेरी तरह ऊपर ही नहीं देखते रहना। यू कैन वेरी वेल इमेजिन कि हमजा साइंस फिक्शन मूवीज कितनी देखते हैं। अब इन्होंने ब्लैकआउट को भी इतना इंटेलिजेंटली उसके साथ जोड़ लिया है। लेकिन लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफाजत में रखे। और चलें जी, हम अपनी टॉप स्टोरीज पे नजर डालेंगे। ऑपोजिशन इत्तेहाद नहीं, PTI के अपने नाराज अरकान हुकूमत के लिए खतरा। पंजाब में हुक्मरान जमात के 25 से 30 अरकान असम्बली रूठ गए। मार्च में मतवक्को सेनेट इंतखाबात। वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ मुमकिना तहरीक अदम एतमाद। ट्रंप कार्ड किसके हाथ में होगा? पानी कुदरत का अनमोल तोहफा, अजीम तरीन नेमतों में से एक, मगर पाकिस्तान में पानी तेजी से कम हो रहा है। वर्ल्ड बैंक ने खतरे की घंटी बजा दी। 2020 में पाकिस्तान को पानी की शदीद बहरान का सामना तो करना पड़ा। पाकिस्तान को ज़ेर ज़मीन पानी के बेहतर इंतजाम की अब ज़रूरत है, वर्ल्ड बैंक ने खबरदार कर दिया। आज दुनिया भर में डेटा प्राइवेसी का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन के मनाने का मकसद ज़ाती डेटा की प्राइवेसी के लिए इक़दामात और इस हवाले से लोगों में शऊर उजागर करना है। सैरो सयाहत का ख्वाब तो सब देखते हैं, पूरा हर किसी का नहीं होता। ग्रीन पासपोर्ट पर 85 ममालिक की सैर करने वाला पुरज़्म पाकिस्तानी शुएब गंडापुर 40 साल की उम्र में आधी दुनिया घूम चुके। शुएब को दुनिया भर के अदब, आर्ट और सकाफत में गहरी दिलचस्पी है। जी
जी, टॉप स्टोरीज आपने जानी हैं और हम पीडीएम की मुश्किलात की हमेशा बात करते रहे हैं, हम ऑपोजिशन की मुश्किलात की बात करते रहे हैं, लेकिन इस वक्त तहरीके इंसाफ में कुछ हमें फॉरवर्ड ब्लॉक बनते हुए नजर आ रहे हैं। ये वैसे बहुत सारे जो जैसे कहना चाहिए ना साहिब फहम लोग हैं, उसी वक्त से ये बात कर रहे थे जब शो ऑफ हैंड्स की बात होना शुरू हो गई थी, जब सेनेट इलेक्शन के बारे में बात होना शुरू हो गई थी कि कुछ तो है कुछ तो है जिसकी जल्दी भी है, जिसकी तेजी भी है, जिसके बारे में अचानक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ख्याल आ गया है 2.5 साल अपने जो है मुकम्मल होने के तकरीबन बाद कि वो सेनेट इलेक्शंस जो है उसमें रिफॉर्म्स होनी चाहिए, उसको शो ऑफ हैंड्स पे लेके जाना चाहिए, उसको शफाफ होना चाहिए। सो तहरीक इंसाफ को अपोजिशन इत्तेहाद पीडीएम की तहरीक से बेशक कोई खतरा ना हो, मगर पंजाब में हुक्मरान जमात के अपने 25 से 30 नाराज जो अरकान असम्बली है उनके लिए मुश्किलात का बायस ज़रूर बन सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, और ये हम सेनेट के पास आके अक्सर ऐसा देखते हैं कि जो हुकूमती पार्टी होती है उसके अंदर ये मसाइल चल रहे होते हैं, जो नाराज़ अरकान होते हैं वो फंड्स के लिए भी अक्सर ऐसा करते हैं। खैर, नाराज़ अरकान मार्च में मुतवक्के सेनेट इंतखाबात और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के खिलाफ अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद की सूरत में फैसला कुन किरदार भी अदा कर सकते हैं। और फॉरवर्ड ब्लॉक सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंटेरियंस के जो रहनुमा हैं MPA ख्वाजा दाऊद सलमानी साहब, उन्होंने ये दावा किया है कि वज़ीर आला से नाला भी हैं और 25 से 30 अरकान असम्बली जनूबी पंजाब से उनके साथ हैं जो अपना कैंडिडेट भी ला सकते हैं सेनेट इंतखाबात में। और याद रहे कि यही वो इत्तेहाद बहुत अहम है जिसने आखिरी मिनट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ शमूलियत इख्तियार की थी, तो सूबाई असम्बली में हुकूमत जो है वो कायम करना मुमकिन हुआ था। उनका कहना है कि हमारे हलकों में फंड्स देने का वादा पूरा नहीं हुआ, जनूबी पंजाब के नाम पर वोट लेकर नज़रअंदाज कर दिया गया। उधर PTI रहनुमाओं का कहना है कि उनकी नाराज साथियों के साथ बातचीत जारी है और वो उन्हें मना लेंगे, जबकि अपोजिशन जमातों ने दावा किया है कि कई हुकूमती अरकान वज़ीर आला के खिलाफ तहरीक के अदम एतमाद पर हमायत की यकीन दहानी भी करा रहे हैं। और इस सारी सूरत हाल में सूबे में PTI की इत्तेहादी जमात काफ लीग का किरदार मजीद अहमियत इख्तियार कर गया है और एक जो सीट है वो कामिल अली आगा साहब की एज अ सेनेटर जो है वो भी उनको पेश की जा रही है। बिल्कुल। और अब हुकूमत जो है मुस्लिम लीग काफ की अगर बात की जाए तो उनके रहनुमा हुकूमत से कुछ ज़्यादा खुश नज़र नहीं आ रहे, जिसका इजहार वो वक्तन फ़वक्तन इस थ्रू आउट टेन्योर में करते रहे हैं। और अब स्पीकर असम्बली परवेज़ इलाही ने चंद रोज़ पहले ही कहा था कि 40 साल में सूबे के इतने बदतरीन हालात कभी नहीं देखे, और वो खुद स्पीकर हैं, इत्तेहादी हैं, और उनकी वजह से पंजाब में गवर्नमेंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। तो अगर उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट आ रही है तो आपको अंदाजा होता है कि फिर शिकवे शिकायतें और नाराजगियां जो है किस दर्जे। अच्छा, दाऊद सलमानी साहब ने ये नहीं कहा सिर्फ, उन्होंने बहुत बातें की। उन्होंने कहा कि कब्जा माफिया है, कब्जे किए जा रहे हैं, वहाँ पर बड़ी ज़मीन है जहाँ पर बुज़दार साहब की फैमिली वहाँ पर जो है कब्जे कर रही है। वो बुज़दार साहब से बहुत ज़्यादा नाराज़ है, इमरान खान से कोई नाराज़ी नहीं है उनकी बज़ाहिर जो उन्होंने बातें की हैं उसके। बिल्कुल सही। तो इस हवाले से हम बातचीत करेंगे मुआविन खुसूस सियासी अमूर मलिक आमिर डोगर से। अस्सलाम वालेकुम आमिर डोगर साहब, गुड मॉर्निंग। फरमाइएगा कि तहरीक इंसाफ पंजाब में फॉरवर्ड ब्लॉक की बात जो है ये ज़बान ज़द-ए-आम हो गई है कि ऐसा कोई फॉरवर्ड ब्लॉक मौजूद है, पंजाब के MPA जो हैं वो वज़ीर आला पंजाब से खुश क्यों नहीं है, और आपके जो MPA हैं वो उस्मान बुज़दार की गवर्नर्स और मुबैना करप्शन के ख़िलाफ़ खुलकर सामने आ गए हैं। ये क्या सूरत हाल है? क्या उन्हें एतमाद में नहीं लिया गया, उन्हें फंड्स नहीं दिए गए, किस वजह से इख्तलाफात पैदा हुए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जब भी किसी इलेक्शन का माहौल होता है, ये ख़ास तौर पर जैसे अब ये सेनेट का माहौल है, तो इस माहौल में ये कुदरती अमर है कि कुछ लोग होते हैं, MPAs होते हैं, जब आप हुकूमत में होते हैं तो ज़ाहिर तवक्कुआत मेंबरान पार्लियामेंट की अपनी वज़ीर आला से ज़्यादा होती हैं, लेकिन सारी तवक्कुआत या सारे मसाइल कोई भी हल नहीं कर सकता। जादू की छड़ी तो किसी के पास भी नहीं है। तो वज़ीर आला वैसे तो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन ये जो MPAs की कुछ नाराज़गी हैं उसके ऊपर कोशिश हो रही है कि उनको एड्रेस किया जाए, उनके ग्रीवेंसेस को, उनके इश्यूज़ को हल किया जाए। और ये कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं है। अब क्योंकि सेनेट का इलेक्शन है तो ज़ाहिर है कुछ लोग होते हैं जो चाहते हैं कि हमें थोड़ी सी इम्पोर्टेंस दी जाए, और पावर पॉलिटिक्स में और डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के अंदर ये सारी चीज़ें तो चलती हैं कि जब आप हुकूमत में हो तो सारों को तो आप खुश नहीं कर सकते। तो ये मसाइल तो हैं जो हमेशा हर हुकूमत को फेस करने पड़ते हैं ऐसे मौक़ों पर। ये ठीक है आमिर डोगर साहब, नाराज़ी तो एक बिल्कुल ही अलग मामला है। चले, नाराज़ी तो अरकान की हो ही जाती है, लेकिन इन खबरों में कितनी सदाकत है कि पंजाब में सेनेट इंतखाबात से कबल फॉरवर्ड ब्लॉक बन चुका है? नहीं, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बनेगा।
तमाम MPAs जो हैं वो हमारे सेनेटर्स को वोट देंगे। जितनी सीटें हमारी सेनेट में हैं पंजाब में जो हमारी मतवक्को हैं, इंशाल्लाह रिजल्ट हमारी तवक्कुआत से भी ज़्यादा अच्छा आएगा। और इसके साथ साथ अब जब हम तब्दीली की बात करते हैं और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात करते हैं, तो ये तमाम जो मसाइल इस मौके पर खड़े होते हैं, अगर इलेक्शन का सेनेट का तरीकाकार ही शो ऑफ हैंड के जरिए हो जाए, तो ये जो एक तरह की ब्लैकमेलिंग समझ लें, या एक तरफ की जो इस मौके के ऊपर जो आप फॉरवर्ड ब्लॉक की बात कर रहे हैं, जो किसी के साथ भी हो सकती है, सिर्फ हमारे साथ नहीं, ये हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। ओपन शो ऑफ हैंड होगा, वो पार्टी अपनी मतलूबा MPs की बुनियाद पर बताएगी कि जी इतनी सीटें हमारी बनती हैं और उतने सेनेटर्स ऑटोमेटिक बन जाएंगे। ये जो भाव लगते हैं और ये जो लंबे लंबे पैसे चलते हैं और फिर उसके बाद बड़े बड़े लोग सरमायादार और बड़े बड़े स्मगलर्स और बड़े बड़े ब्लैक मनी वाले लोग जो आ जाते हैं, बहुत सारे सूबों की मिसालें हैं, छोटे सूबों की मिसालें, वो ख़त्म हो जाएंगी। जमहूरियत भी मजबूत होगी और अच्छे लोग जो अहल लोग होंगे, कॉम्पिटेंट लोग होंगे, जिसको पार्टी नामजद करेगी, वो सामने आ जाएंगे। बिल्कुल सही। क्या आप समझते हैं कि आपकी हुकूमत के खिलाफ नून लीग पैसा चलाकर आपके जो MPAs हैं वो सेनेट इंतखाबात से कबल खरीद रही है या खरीद सकती है? आपको कोई खदशा लग रहा है ऐसा? देखें, ये तो बदकिस्मती है ना कि सियासत में पैसे की इन्वॉल्वमेंट इन दो पार्टियों ने शुरू की है, एक आसिफ अली जरदारी और एक मियां नवाज शरीफ। वरना इससे पहले 1985 से पहले सियासत में पैसा इस तरह से इन्वॉल्व नहीं होता था। ये अपने इलेक्शनों में भी करोड़ों रुपए खर्च करते थे, इलेक्शन जितवाने के लिए मंडियां लगाई इन्होंने, छांगा मांगा की, और MPAs खरीदे, और वही काम सिंध में और बलूचिस्तान में KPK में किया। इसका जो मुअज्जद है पाकिस्तान में सियासत में जो ये गंद हुआ है पैसे की सियासत, वो है नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी, क्योंकि उन्होंने बेपनाह पैसा बनाया, अरबों खरबों रुपया इस मुल्क की, इस कौम की दौलत अवाम की लूटी है, और उनके पास इतना पैसा है कि आपकी सोच है, और वो पैसे के बलबूते पर ही सियासत करते हैं, पैसे के बलबूतों पे वो अदारे खरीदते हैं, पैसे की बलबूते पे ही आज दिन तक वो अपने आप को इन तमाम करप्शन के केसों से बचा रही हैं। तो इसीलिए पैसे के खात्मे के लिए ही इमरान खान साहब ने कहा कि आए सेनेट का इलेक्शन साफ शफाफ अगर चाहते हैं तो शो ऑफ हैंड से करें। तो इसका कभी इम्कान है कि PMLN भी और पीपल्स पार्टी भी पैसा खर्च करेगी, क्योंकि उनके पास लूटी हुई दौलत है हराम की, अवाम का उन्होंने खून पसीना जो है पिछले 20-30 सालों में चूस कर ये पैसा कमाया है। वरना ही कहाँ से उनका पैसा है जो करोड़ों अरबों रुपया खर्च कर रहा है सियासत पर और MPs को खरीद रहा है और अपने सेनेटर बनाने की बात करता है। तो ये वही बंदा करता है ना जिसके पास पैसा हो ज़्यादा और जिसके पास पैसा हो फालतू, जो हक लाल की कमाई करता है, जो साफ़ सुथरी सियासत करता है या अपने वसाइल से सियासत करता है, वो तो कभी भी नहीं सोच भी सकता करोड़ों रुपये खर्च करके जो है वो सेनेटर्स को बनाया जाए। बिल्कुल ठीक है। मलिक आमिर डोगर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आप सुबह सवेरे पाकिस्तान से बात करें। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। बहुत ही अहम मामला, हम लोगों की ज़िंदगियों से जुड़ा हुआ ये मामला है कि पानी कुदरत की अजीम तरीन नेमतों में से तो एक है और पानी से ही ज़िंदगी की बका है और इसी पर हमारे आने वाले कल का इन्हिसार है। वैसे तो पानी की कमी का मसला दुनिया भर के ममालिक को है, मगर वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी बजा दी है और पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा खतरा है। और ये कोई नई उन्होंने प्रेडिक्शन नहीं दी है। मुझे याद है वज़ीर आज़म इमरान खान जब अपनी कैंपेन किया करते थे तो वो इसी जो है ना नुक्ते को उठाया करते थे, वो इस पे बहुत बात किया करते थे। और ये चंद वो पॉइंट्स थे जिसपे बहुत सारे सेन लोग जो हैं जो समझते हैं इन इश्यूज़ को, उन्होंने उनको सपोर्ट भी किया। अब वर्ल्ड बैंक जो है उन्होंने दोबारा अपनी रिपोर्ट पे खुल के कहा है कि सिंतास का ज़ेर ज़मीन पानी में मीठे पानी का हुजम मुल्क के 3 सबसे बड़े डैम्स के मुकाबले में 80 गुना ज़्यादा है, लेकिन इसके बावजूद 2020 में पाकिस्तान को ज़ेर ज़मीन पानी के शदीद बहरान का सामना करना पड़ा था। पाकिस्तान के सिंतास में ज़ेर ज़मीन पानी मौजूद
मौजूदा और मुस्तकबिल के इम्कानात के उन्वान से इन्होंने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें उन्होंने बताया है कि पाकिस्तान के पास ज़ेर ज़मीन पानी के निकलने की पैमाइश और उसके वसाइल की बुनियाद पर पड़ने वाले असरात के काबिल एतमाद निज़ाम का फुकदान है, और अगर ख्याल न किया गया तो पानी के तहफ़्फ़ुज़ में तेज़ी से कमी और पीने के पानी के इंतजामात के अखराजात और देही आबादी का एक काबिल ज़िक्र तादाद गुर्बत का शिकार हो जाएगी। सो ये इन शॉर्ट अगर हम कहें कि पानी का बहरान आ जाएगा, जिसकी वजह से पानी भी कम दस्तयाब होगा और लोग जो हैं उसकी वजह से मसाइल का शिकार। शहरों में देख ले, ये मसाइल अभी भी मौजूद हैं। रिपोर्ट के मुताबिक आलूदगी हद से ज़्यादा निकाले जाने और नहर के पानी का नाकिस इंतज़ाम और आबपाशी के नामुनासिब तरीक़ों के नतीजे में काबिल इस्तेमाल ज़ेर ज़मीन पानी की फराहमी कम होती जा रही है। और तशवीशनाक बात तो यह है कि पंजाब में ज़ेर ज़मीन पानी तक मुमकिन रसाई ख़त्म हो रही है और पानी के जो है नमकियात हैं वो उसकी वजह से सिंध में पानी और मिट्टी के मयार को भी खतरा पहुंच चुका है। और ये अब हालात हैं, पानी की कमी का पाकिस्तान को सामना है, वर्ल्ड बैंक हमें बता रहा है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, सवाल ये। और हमजा मतलब एक होता था सप्लाईज होती थी, इस्लामाबाद की अगर बात करूँ तो वाटर सप्लाईज होती थी। अब होता है कि पानी का बिल ज़रूर आ जाता, रेगुलरली सप्लाईज नहीं आती, जिससे तंग आके हर एक शख्स जो है वो बोर कराने पे मजबूर हुआ। उस बोर के साथ जो है पानी का, आपको पता है अदालत ने एक हुक्म भी जारी किया था कि जो गाड़ियाँ धोते हैं और इस तरह से पानी का बेदरेग इस्तेमाल किया जाते हैं, हाँ, वो उस पर पाबंदी लगाई जाए, लेकिन कोई उस पाबंदी को खातिर में नहीं लाता। हम समझते हैं हमारा बोर है तो हम उसको लगाकर जो है पानी गाड़ियाँ धोएं, उसको ज़ाया करें, उससे पोश धोएं, जो मर्जी करें, लेकिन ये सूरत हाल ख़तरनाक है। इस हवाले से बातचीत करेंगे कंट्री डायरेक्टर वाटर एड, हमारे साथ हैं कंट्री डायरेक्टर वाटर एड पाकिस्तान सिद्दीक खान साहब। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। फरमाइएगा, हमने तो अपने अंदाज में इस रिपोर्ट को पेश करने की कोशिश की है, आप हमें क्लियरली बता सकते हैं कि रिपोर्ट क्या कह रही है और इस रिपोर्ट के नतीजे में क्या ख़तरात हैं जो कि इस वक्त पाकिस्तान को दरपेश हैं? जी, ख़तरात तो पानी के हवाले से काफ़ी अरसे से ऐलान किया जा रहा है, लेकिन वर्ल्ड बैंक की इस रिपोर्ट ने तो बिल्कुल पाकिस्तान में एक शीशे का काम किया है। सामने आ गई हैं सारे फैक्ट्स कि पानी को हम कैसे ट्रीट कर रहे हैं, क्या वसाइल हैं हमारे पास और इन वसाइल को हम कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। ख़ुसूसी तौर पे अगर बात की जाए ग्राउंड वाटर की और ग्राउंड वाटर एक्विफर्स की, तो ये बात बड़ी खुल के सामने आई है कि इस वक्त जो पाकिस्तान में मौजूदा वसाइल हैं वो तकरीबन 8 गुना ज़्यादा हैं जो हमारे पास फ्रेश वाटर रिसोर्सेज हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम ना उसको उस तरीके से एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ना उसकी कोई मैनेजमेंट है। जैसे बात आपने की कि इस वक्त कहीं पे भी कोई भी बंदा अपने लिए, कोई इदारा है, कोई घर वाले हैं, कोई इंडस्ट्री है, वो बग़ैर किसी रेगुलेशन के पानी निकालना शुरू कर देते हैं और बग़ैर किसी रेगुलेशन के पानी का अखराज भी शुरू कर देते हैं। तो ये बड़ी गंभीर इस वक्त सूरत हाल है पाकिस्तान में। अगर आप रिकॉल करें कि जब पाकिस्तान बना था तो उस वक्त तकरीबन पाकिस्तान की आबादी 3-3.5 करोड़ थी, मैं मगरबी पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, और इस वक्त तकरीबन 21 करोड़ है, तो 7 गुना आबादी पाकिस्तान की बढ़ चुकी है, जबकि पानी के वसाइल उतने ही हैं। कुदरत ने एक हिसाब से पानी पैदा किया है, बल्कि कहीं कमी ज़रूर आई होगी, इसमें ज़्यादती किसी तरीके से नहीं हुई है। अब हमें इक़दामात क्या करने चाहिए हुकूमती लेवल पे? अगर हम बात करें, पाकिस्तान बेहतरीन जोग्राफियाई मल वकू की वजह से शानदार आबी वसाइल भी रखता है, मगर हमारी हुकूमतें पानी के शोबे में इस्लाहात और आबी ज़खायर में इजाफे को अपनी तरजीह क्यों नहीं बनाती? हुकूमत क्या कर सकती है? वेल जी, पानी अगर आप देखें तो एक तो ये इंतहाई टेक्निकल काम है इसकी मैनेजमेंट, दूसरा ये इंतहाई पॉलिटिकल अफेयर भी है, तीसरा ये एक ऐसा रिसोर्स है जिसको हम एज अ मनी में नहीं कन्वर्ट करते, इसके फाइनेंशियल वैल्यू हम नहीं देखते, हम इसको शुरू से ही एक कुदरती वसीला समझते हैं और इसको फ्री समझते हैं। जैसे अभी आपकी एंकर ने भी बात की कि हम गाड़ी धोने खड़े होते हैं तो बस धोते जाते हैं, कोई हमें पानी का उसका फ़िक्र ही नहीं होता। तो इस वक्त जो सबसे बड़ी अहम ज़रूरत है वो बुनियादी तौर पर ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन की रेगुलेशन की है।
ग्राउंड वाटर या ओवरऑल वाटर मैनेजमेंट की है कि मुल्क में एक ऐसे इदारे बनाए जाएं, जैसे वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट भी कहती है कि ऐसे इदारे बनाए जाएं सूबों की सतह पर जिनका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो कि ये पानी उन्होंने कैसे निकालना है, कैसे इस्तेमाल करना है, और पर्टिकुलरली जो अखराज हो रहा है इस्तेमाल शुदा पानी का और वो फ्रेश वाटर स्ट्रीम्स को और अंडरग्राउंड वाटर को कंटेमिनेट कर रहा है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। तो बड़े मल्टी फेसेटेड इसके प्रॉब्लम्स हैं। इट्स अ वेरी वेरी टेक्निकल थिंग, लेकिन हुकूमत की इसके ऊपर तवज्जो अभी तक उस तरीके से नहीं आई है जैसे आनी चाहिए। उस तरीके से का क्या मतलब है सर? मैं आपसे बहुत क्लियरली पूछना चाहूँगी, वफाकी वज़ीर बराए आबी वसाइल को हमने हर एक चीज़ पे बात करते सुना है सिवाय पानी के मसले के। आपके ख्याल में मुल्क में कोई वाटर पॉलिसी एग्जिस्ट करती है? ये ज़ेर ज़मीन पानी के ज़खायर की हम बात करें, जिसके बारे में क्लियरली ये रिपोर्ट स्टेट कर रही है कि पाकिस्तान में कोई निज़ाम मौजूद नहीं है। इस हुकूमत को कायम हुए भी 2.5 साल का अरसा गुजर चुका है। 2.5 साल के अरसे में कोई पेशरफ्त आपको दिखाई दी कि पानी के बारे में कोई पॉलिसी बनाने के बारे में चले आगाज़ ही हुआ हो, कोई बातचीत ही हुई हो, जहाँ पर हमें नजर आए कि चले कुछ टाइम के अंदर ही सही ऐसी कोई पॉलिसी जो है वो बन जाएगी? वेल जी, फॉर्चुनेटली पॉलिसीज़ के हवाले से पाकिस्तान हमेशा काफ़ी आगे रहा है। सन 2018 में नेशनल वाटर पॉलिसी का इजरा हुआ है और उसमें ये सारी चीज़ें मेंशन्ड हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पॉलिसीज़ बनाने में तो पाकिस्तान एज सच जैसे हमने कहा कि बहुत आगे रहा है, लेकिन पॉलिसीज़ की फिर आगे इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। एंड इस हुकूमत ने भी काफ़ी काम क्लीन ग्रीन पाकिस्तान में तो किया है, जिसमें ग्रीन के ऊपर काफ़ी काम है, लेकिन अभी क्लीन और पर्टिकुलरली जो हमारे आबी वसाइल हैं उनको आगे ले जाने में अभी कोई ऐसा सच पेशरफ्त सामने नहीं आई है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, इसको थोड़ा सा वो कह दीजिएगा कि 2025 में कैद साली की बात जो है वो भी की जा रही है, ये भी इसके साथ रिलेट किया जा रहा है कि पानी की शदीद किल्लत और उसके नतीजे में ग़िज़ाई किल्लत का सामना भी करना पड़ेगा। वेल वो प्राइमरीली जी रिलेटेड है आपकी क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी से, आपकी पॉपुलेशन की ग्रोथ की वजह से, आपके कंजम्पशन पैटर्न्स की वजह से। अगर हमने हमारी पॉपुलेशन इसी रफ्तार से बढ़ती रही, हमने अपने वाटर कंजम्पशन पैटर्न्स को नहीं ठीक किया, हमने अपने जो हमारे आबी वसाइल हैं उनको नहीं डेवलप किया, तो ये कदरे पॉसिबल है कि 2025 में अभी हम एक वाटर स्केर्स कंट्री हैं, हम वाटर स्टार्विंग कंट्रीज़ में चले जाएंगे बहुत जल्दी, ऐसा लगता है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ सदीक कंट्री डायरेक्टर वाटर एड पाकिस्तान। और हमसा ये बड़ी एक अफसोसनाक बात है, मुझे बहुत तकलीफ़ होती है जब कोई पानी ज़ाया करता है और मेरी अक्सर अपने मुलाजमीन से इस बात पे झड़प हो जाती है कि पानी नहीं ज़ाया करना है, और हमें समझ नहीं आती कि बाजी जो है ना इनका दिमाग ख़राब है। और ये बातें हम बचपन से सुनते भी आ रहे हैं कि पाकिस्तान में पानी जो है वो कम होता चला जा रहा है। बचपन से हम ये बातें सुनते आ रहे हैं, लेकिन इस पर हम अमल करने को बिल्कुल तैयार नहीं है। आपको मालूम है हमें हदीस से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पैगाम मिलता है कि पानी ज़ाया ना करो, भले आप दरिया के किनारे ही क्यों ना बैठे हो, किसी ऐसी जगह पर ही क्यों ना। आप देख लें कि हमें जो मसाइल का सामना है, हम डैम्स की बात करते हैं, वो पता नहीं कब बनेंगे, क्या मामला उनका होगा, लेकिन हम जो कर सकते हैं, हुकूमत करती या नहीं करती, लेकिन जो हमारी जिम्मेदारी है हम उसको पूरा नहीं कर रहे हैं और वो हम समझने को तैयार भी नहीं है। तो खुदा गर्म पानी के इंतजार में जितनी देर हम टूटी खुली रखते हैं और पानी ज़ाया करते हैं, अगर हम एक एक बंदा उसको भी रोकना शुरू कर दें आजकल, और ब्रश करते हुए जितनी देर हम लगाते हैं और पानी की जो टूटी है वो खुली रखते हैं, शेव करते हुए, कुछ भी करते हुए, और अगर हम अपने मुलाजमीन को भी कर गाड़ियां धोने में और लॉन को पानी लगाने में वगैरह वगैरह, तो यकीन कीजिए बहुत फर्क शायद पड़ सके। तो जो कुछ हम कर सकते हैं वो तो हमें करना चाहिए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे फिर मिलते हैं। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक, सुबह सवेरे पाकिस्तान आप देख रहे हैं। और आज यानी हर साल 28 जनवरी को डेटा राजदारी का दिन मनाया जाता है। हर साल तो ये आके गुजर जाता होगा,
लेकिन इस दफ़ा हम सबको प्राइवेसी जो है ना उस पे बारे में हम इतने कंसर्न है जब से हमने देखा कि व्हाट्सएप ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी थोड़ी सी चेंज की कि अब हम सब लोग अपनी डेटा प्राइवेसी के बारे में बहुत कंसर्न है। बिल्कुल इसका मकसद यही होता है ना कि राजदारी, आपका तहफ़्फ़ुज़, आपका जो है उसके बारे में आपको पता चले, अवेयरनेस हो कि क्या करना है क्या नहीं करना। बिल्कुल जी, मेरा दिन तो बहुत अच्छा शुरू हुआ, मैं परेशान होता इससे पहले व्हाट्सएप वालों ने जो है ना एक नया फीचर निकाला है। वो स्टेटस में अगर आप भी फ़र्क देखेंगे ना तो स्टेटस में सबसे पहली बात यही आई है व्हाट्सएप की कि हमें आपकी प्राइवेसी का बहुत ज़्यादा ख्याल है, हम आपकी चैट्स को नहीं देख रहे हैं, आपकी कॉल्स को नहीं सुन रहे हैं। तो ये व्हाट्सएप ने जो है ना एक नया फीचर निकाल के व्हाट्सएप स्टेटस जो है वो दे दिया है, लेकिन ये वैसे ही है कि हमें खुश कर दिया है। पता नहीं हमें खुश होना चाहिए इस पर, मुझे ना इसमें वो मीम याद आ गई है, आप लोगों ने भी देखा होगा कि अगर अम्मी खाला से बात कर रही हो तो व्हाट्सएप वाले क्या करेंगे वहाँ पे, वो गुफ्तगू सो जाएंगे। वही, अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, हम क्या सुन सकते हैं। हमने बड़े मीम्स आपके साथ शेयर भी किए थे जब व्हाट्सएप का मामला बहुत ज़्यादा चल रहा था, लेकिन ये सिर्फ व्हाट्सएप का मामला नहीं है प्राइवेसी का, बहुत दीगर मामलात हैं जो हम इंटरनेट पे मौजूद हैं, सोशल मीडिया पर मौजूद हैं, और हम अपनी प्राइवेसी का ख्याल कितना रख रहे हैं हमें तो इल्म ही नहीं है कि हमें कहाँ कहाँ किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। और यही हम आज सीखने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल प्राइवेसी है क्या, हम जिन बातों पे परेशान हैं क्या सिर्फ वही मसला है और ये ज़रूरी क्यों है प्राइवेसी, इसलिए कि हम लोग तो उन्हें तो हमेशा हमारे यहाँ तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर पड़ोसन वही होती है जिसको सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है मोहल्ले की, जिसका हर वक्त कंसर्न जो है वो घर से बाहर ज़्यादा होता है। इसी तरह से वो अंकल जो हैं भले वो मस्जिद में ही जा रहे हों, वो सबसे ज़्यादा मशहूर होते हैं जिनके बारे में सबकी खबरें मौजूद होती हैं। अच्छा, उनको बीबीसी और CNN कहा जाता है वैसे आमतौर पे ये नाम उनके रखे जाते हैं। ओके सर, लेकिन लाइटर नोट से हटकर ये बहुत सीरियस इशू एंड मैटर है, संजीदा मामला है, और इसको बहुत संजीदगी से हैंडल करने के लिए हमें किन चीज़ों का अवेयरनेस और इल्म होना ज़रूरी है, ये हम जानेंगे आज डिजिटल मीडिया एक्सपर्ट आफ्ताब बोरका से। गुड मॉर्निंग आफ्ताब बोरका साहब, फरमाइएगा कि ये हम तो इसके बारे में चूँकि लेमैन हैं तो हम तो हंसी मजाक में बात कर रहे थे, आप हमें प्लीज़ बताइए कि डिजिटल मीडिया, ये जिस हम बात करते हैं राजदारी, कैसे मुमकिन बनाई जा सकती है, और क्या ये मुमकिन है किसी इंडिविजुअल के लिए कि वो अपनी प्राइवेसी जो है उसको सिक्योर कर सके, या कवानीन बनाने पड़ेंगे इसके लिए? जी वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग। देखें, एक बात तो सबको जहन में बिठा देनी है हर किसी को, और अब तक उन्होंने नहीं बिठाई तो आई थिंक ये बहुत बड़ी गलती है कि इंटरनेट की दुनिया में जब भी आप कदम रखते हैं, मीनिंग यह कि आपके हाथ में सेल फोन होता है, ना सिर्फ व्हाट्सएप, किसी भी वेबसाइट पर आप जाते हैं, कोई भी ईमेल अकाउंट आप यूज करते हैं, और मोस्टली लोग फ्री में यूज करते हैं, दीज वेबसाइट्स, ये तमाम सर्विसेज आपका कोई ना कोई डाटा कलेक्ट कर रही होती हैं हर वक्त। बल्कि आजकल तो आप किसी वेबसाइट पे जाएं तो आपको एक छोटा सा नोटिफिकेशन भी आता है कि जी वी हैव कुकीज ऑन आवर वेबसाइट दैट ट्रैक यू फॉर व्हाटएवर। ये कुकीज एक एग्जांपल है, वो ये होती हैं, वो आपका बिहेवियर ट्रैक करती हैं कि आप उनकी वेबसाइट से होके फिर कौन सी वेबसाइट पे जाते हैं, या कितना टाइम उस पे निकालते हैं, क्या कीवर्ड्स आप यूज करते हैं। वो तो एक बात सबको जहन में बिठा देनी है कि द मोमेंट यू हैव द सेल फोन, या जब आप इंटरनेट पे होते हैं, तो आपको टू बी ऑन द सेफ साइड ये तसव्वुर करना है कि जो भी एक्टिविटी आप ये कर रहे हैं वो कोई ना कोई देख रहा है। नाउ क्योंकि ये सारा डिजिटल मामला है, हर चीज ऑन रिकॉर्ड होती है, ये सिस्टम ही इसीलिए चल रहा है क्योंकि हर चीज को डिजिटली रिकॉर्ड में रखा जाएगा, अदरवाइज तो ये सिस्टम सारे पॉसिबल ही नहीं है। और ये अच्छी अच्छी सहूलतें जो लोगों को मिल रही है कि आजकल कौन सा ट्रेंड चल रहा है या कौन सा कीवर्ड किस मुल्क में कितना मशहूर है, वो इसीलिए है कि गूगल और ये सारे जो है ये सारा डेटा कलेक्ट करते हैं, उसके बाद ही हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। तो एक बात तो हमें एज अ बिहेवियर लोगों का, मैं यही लोगों को एडवाइस करूंगा कि आप जब वहां जाएं तो ये समझ के जाएं कि आपको कोई ना कोई देख रहा है, मॉनिटर कर रहा है। नाउ इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें करना चाहिए या वो कर सकते हैं, दैट्स अनदर डिबेट। वहां पे आ जाती है रेगुलेशंस कि फिर आपकी हुकूमत जो है, या आप जिस मुल्क में या जिस कवानीन के तहत रहते हैं, वो किन किन चीजों को इम्पोर्टेंट समझती है, और वो इन कंपनीज को पाबंद कर सकती है कि अच्छा जी आप ये डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। और अगर ये डेटा कलेक्ट करते हैं तो आपको मेक श्योर करना होगा, हमें ये बताना होगा कि किस तरह आप इस डेटा को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और अगर ये ब्रीच हुआ तो फिर आपकी जिम्मेदारी होगी। ऐसे कवानीन बने हुए बहुत सारे ममालिक में, तो ये चीज तो बेसिकली एक एज अ बिहेवियर मैं लेकिन आफ्ताब साहब, पाकिस्तान में भी बने हुए हैं ऐसे कवानीन जिसके तहत पाकिस्तानी सार्फिन के जो हकूक हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ भी हो रहा हो? I don't think, जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है, and I might be ignorant on this a little bit, मुझे बहुत ज्यादा पाकिस्तान के प्राइवेसी लॉस का नहीं पता, but I'm pretty sure अब तक जितनी भी बहस उसमें सामने आई है, हमें
कोई प्रेसिडेंट ऐसा देखने को नहीं मिला कि पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से किसी प्राइवेट इंफॉर्मेशन की ब्रीच को परस्यू किया गया हो या कोई ऐसा केस वहां पे गया हो। अभी रिसेंटली हमें कुछ साइबर सिक्योरिटी लॉज देखने को मिले थे, लेकिन उसमें भी यही आई थिंक जिस जाविये से लोग उसको ये देखते थे वो ये कि हुकूमत जो है कुछ बैड एक्टर्स के बिल्कुल ठीक है, मतलब उनको करती है। एक आम इंसान का, एक आम पाकिस्तानी का सवाल ये है कि हमें क्या चीज़ें शेयर करनी चाहिए सोशल मीडिया पर, क्या चीज़ें शेयर नहीं करनी चाहिए। अब देखें, अगर एक आम से तासुर की बात करें तो मैं जो चीज़ सर्च कर रहा हूँ उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं वही मेरी टाइमलाइन के ऊपर आ रही होती हैं। तो मेरा क्या कौन सा डेटा है जो मेरा, वो कंपनीज हैं कुछ वो ले रही हैं, कुछ साइट्स हैं वो मेरा डेटा ले रही हैं, किस तरह का डेटा है जो चोरी किया जा रहा है और वो आगे कंपनीज को बेचा जाता है, वो कैसा डेटा है? लाइक आई सेड कि ये एक लोग ये दिमाग में बिठा लें कि जब आप सोशल मीडिया पे किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, मैं व्हाट्सएप इट्स अ डिफरेंट जो पीयर टू पीयर आपको होती है वो अलग है, लेकिन फेसबुक हो गया या गूगल हो गया या यूट्यूब, वहां पर तो लोग कंपनी तो बाद में कलेक्ट करेंगी, लोग खुद अपनी प्राइवेट इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे होते हैं कि ये देखें जी इस वक्त मैं कहाँ पे हूँ, ये देखें मेरे बच्चों की तस्वीर, ये देखें मेरे घर वालों की तस्वीर, ये देखें जी, और ये दिस इज सो सीरियस। कभी कभार लोग ये समझते नहीं है, क्योंकि ये सारे डॉट्स जब आप बाद में कोई आपके कलेक्ट कर ले या आपकी पर्सनल प्रोफाइल की सारी चीजें उठाए तो आपके बारे में बहुत सारी चीजें जान सकता है। तो एक तो ये पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोगों की। आई थिंक सबसे आसान तरीका उसका ये है कि जब आप कोई भी सोशल मीडिया पे जहाँ पे पब्लिकली आप चीजें शेयर कर रहे हो, आपको ये समझ के शेयर करना है कि आप किसी चौक पे खड़े हैं और जो चौक पे खड़े रह के आपका क्या बिहेवियर होगा, आपको वही एक मैच्योरिटी अपनानी है, ताकि ये आप एक मैच्योरिटी दिखाएं कि जी कौन किसको मैं दिखाना चाह रहा हूँ या किसको मुझे दिखाना नहीं चाहिए। लेकिन मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ जस्ट टू अंडरस्टैंड। इमेजिन कि आप 20 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ, 40 साल पहले, कि आप घर से बाहर निकलते हैं और आपको ये लगता है कि आपका कोई पीछा कर रहा है, आप किसी इंसान को देखते हैं और जहां जहां आप जा रहे हैं वो आपका पीछा कर रहा है, आप किससे बात करते हैं, कहाँ पे जाते हैं, किसको पिक करते हैं, किसको ड्रॉप करते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है, आपको कैसा फील होगा? आपको बहुत बुरा फील होगा, आई एम श्योर, राइट? एग्जैक्टली इस वक्त ये हो रहा है हम सब के साथ। फर्क सिर्फ इतना है कि ये कोई इंसान नहीं कर रहा, ये टेक्नोलॉजी ट्रैक कर रही होती है और ये डेटा सारा हैकेबल हो सकता है, गैदर हो सकता है। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए दो फ्रंट है, एक तो आपकी हुकूमत जहां पे भी आप रेगुलेशंस बनाती है कंपनीज को पाबंद करेंगी, और दूसरा आपको पर्सनली भी इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि मैं कितना केयरफुल हूं अपनी इंफॉर्मेशन के बारे में। ये आपका फैसला है कि आपको कौन सी अपनी प्राइवेट इंफॉर्मेशन लोगों के साथ शेयर करनी है, कौन सी नहीं। सीरियसली मुझे तो लगता है कि आपको किसी ऐसे जंगल में जाके रहना चाहिए जहाँ आपको वो इन फिल्म्स की तरह जो हम देखते हैं हॉलीवुड की, कि जहाँ पे कोई भी डिजिटल चीज नजर आए तो आप उससे दूर भाग जाएं, स्मार्टफोन से दूर चले जाएं, वापस चले जाएं उन बटनों वाले मोबाइल्स पे। और सबसे पहली बात तो ये कि क्या हम अब जिस जो आदतें हम लोगों ने बना ली हैं, हम इस काबिल हैं कि हम जंगल में जाके एक सेकंड भी आसानी से जी सकेंगे बगैर इस सब के। लेकिन ऑन अ सीरियस नोट देखें, टेक्नोलॉजी ने फायदा भी किया है, पूरी दुनिया में लॉ इन्फोर्समेंट टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके बहुत सारे क्राइम्स को भी सॉल्व करती है, तो ये इसका अच्छा एस्पेक्ट है। ना जो आप बता रही हैं, बिल्कुल ये भी मेक श्योर करना है कि इसका मिसयूज भी ना करे कोई भी लॉ इन्फोर्समेंट। अगेन ये भी एक हुकूमत का और एक माशरे का फर्ज बनता है कि वो इन चीजों को समझती हैं, तो इन्हें इस किस्म के रेगुलेशंस इन प्लेस करने हैं अपने हुकूमती इदारों पर भी, कि वो भी इस टेक्नोलॉजी का मिसयूज ना करें, ताकि हर चीज का आप देखें ना कि कोई भी टूल है, किसी इंसान के हाथ में आप एक बंदूक पकड़ा दें तो उसका वो अच्छा इस्तेमाल भी कर सकता है, उसका बुरा इस्तेमाल भी हो सकता है। ये तो हमारे ऊपर एज अ सोसाइटी डिपेंड करता है ना कि हम किस किस्म के प्रेशर पॉइंट्स बिल्डअप करते हैं, किस किस्म की रेगुलेशन करते हैं लोगों को ये पाबंद कराने के लिए कि इन चीजों का अच्छा इस्तेमाल हो और बुरे से लोगों को रोका जाए। बिल्कुल से बहुत शुक्रिया आफ्ताब। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। अभी मैं आपको जो है ना कराची की सड़कों पर लेके जाना चाहता हूं। क्यों? आप रोजाना ही सड़कों पे ले जाते हैं। कल आपको एक गाड़ी दिखाई थी ना, वो मेरी अम्मी का मुझे बाद में फोन आ गया कि ये क्या हो रहा है, मैंने कहा वो पता नहीं, छोड़ दे रिलैक्स। आंटी आप देखें कुछ और भी हो रहा है, आपको हम एक और वीडियो गाड़ी की जो है ना वो दिखाते हैं, जरा वो वीडियो दिखाएं, पता लगे कि ये क्या हो रहा है। और उस पर रद्द अमल भी आया है। कराची की सड़कों पर गाड़ी है, वो जा रही है और वो जो है गाड़ी कोई आम गाड़ी नहीं है, वो गवर्नर हाउस की गाड़ी है और उसके अंदर से हम शीशे से बाहर निकलते हुए कुत्ते को देख सकते हैं, जिसके बाद बहुत ज्यादा ट्रोलिंग हुई और सोशल मीडिया। मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि मेरा कुत्ता इससे ज्यादा खूबसूरत है।
वो क्यों नहीं इस तरह से गाड़ी में फिर सकता, उसको क्यों नहीं प्रोटोकॉल मिलता? आप गवर्नर नहीं हैं, आप मतलब अगर उसका मुकाबला करें तो उसमें कोई कमी नहीं है, वो सेम ब्रीड है, सेम टाइप है, सेम हेल्थ है, सेम स्ट्रेंथ है, सो लेकिन दिस इज सो अनफॉर्चुनेट। ये सूबाई वजीर तैमूर तालपुर हैं, पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है, उन्होंने ये वीडियो बनाई, पीछे आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटी भी मौजूद है और ये गाड़ी जा रही है, जिसके बाद कुछ रद्द अमल सामने आया। फवाद चौधरी साहब ने एक ट्वीट की, उन्होंने कहा कि ये जाती मामला है और फैमिली है और इस तरह की वीडियो नहीं बनानी चाहिए थी। आप ये जाती मामला है, देख सकते हैं कि फैमिली सरकारी गाड़ी में सरकारी प्रोटोकॉल के साथ अगर कोई वो ट्रैवल कर रहा है तो वो जाती मामला है। जिन लोगों ने कुत्ते रखे होते हैं उनके कुत्ते उनके साथ ट्रैवल करते हैं। हाँ ये तो है, करते तो हैं। तो ये इसलिए एक आम सी चीज़ है, लेकिन गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल जो हैं उनका इस पर एक रद्द अमल एक सामने आया। फैमिली मौजूद थी तो ये वीडियो बननी चाहिए थी, नहीं बननी चाहिए थी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है और फैसला हम आप पे छोड़ते हैं, क्या इस गाड़ी में कुत्ता होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए। हाँ लेकिन वो सही कह रहे हैं कि जिन्होंने कुत्ता रखा होता है उनको अपनी फैमिली की तरह ही लग रहा होता है, उन्हें बड़ा अजीज होता है, वो दोस्त भी होता है उनका साथी भी होता है, सो वो अमूमन साथ ही ट्रैवल कर रहे होते हैं। आगे चलें, आगे बढ़ते हैं। अगर आप इन सड़कों से निकले तो हम आपको पूरी दुनिया में लेके चलें। क्या बात है। दुनिया देखने का जो ख्वाब है ना, ये हर एक शख्स का होता है। वो जैसे कहते हैं हर एक शख्स चाहता है कि वो नगर नगर घूमे, करिया करिया, बस्ती बस्ती, और फिर वहाँ पे देखे लोग कैसे जीते हैं, वो क्या पहनते हैं, वो क्या खाते हैं, वहाँ का मौसम कैसा है, वहाँ के आबो हवा, वहाँ के फूल बूटे, ये सब चीज़ें जो हैं ये देखने का हम सबको बड़ा शौक होता है। लेकिन खुशनसीब होते हैं वो जिनको ये शौक पूरा करने का मौका मिलता है। बिल्कुल ऐसे ही है, और ऐसे ही खुशनसीबों में शुएब गंडापुर भी शामिल है, जो महज 40 साल की उम्र में अब तक आधी दुनिया घूम चुके हैं और मजीद सयाहत का भरपूर इरादा रखते हैं। शौक हो तो ऐसा हो और उसको इस तरीके से पूरा किया जाए। शुएब ने ये बता दिया पूरी दुनिया। मुझे ना रश्क आ रहा है शुएब पे, इसलिए कि मेरा जो बहुत बड़ी ख्वाहिश है ज़िंदगी की वो घूमना है, इसलिए कि मुझे लगता है कि घूमने में आप जो है ना सीखते हैं ना, सफ़र वसीला ज़फ़र कहते हैं, जो बेस्ट नॉलेज आपको मिलता है ना, और वो एक इस किस्म का नॉलेज जो कि आप किताबों से नहीं, जो आप ज़िंदगी से सीख रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो शुएब से हम सबसे पहले बात करने की कोशिश करेंगे, बात करके उनसे जानेंगे ये कब से वो सफ़र करें। शुएब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया सुबह सवेरे पाकिस्तान का आप हिस्सा बने। ममालिक बता दें कितने मुल्क आप घूम चुके हैं और कब से घूम रहे हैं। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं 50 मुल्क घूम चुका हूँ और तकरीबन पिछले 12-13 साल से ये सिलसिला शुरू हुआ था और अब तक बस 85 ममालिक हो गए। ये कैसे हुआ ये तो मुझे भी नहीं मालूम हुआ, क्योंकि कोई टारगेट लेकर मैं नहीं चला था, मगर एक के बाद एक होते होते जब मैंने गिना तो वो 85 हो चुके थे। ये मुझे कुछ ना अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज वाली कहानी लग रही है कि आपने कुछ इस तरह का आप भी कोई दिल टूटा और आपने कहा दुनिया के घूमने निकलो। व्हाट वाज द इंस्पिरेशन, कैसे आपने ये प्लान किया? और फिर ये 85 ममालिक, हमें तो शायद 85 ममालिक के नाम भी नहीं आते, सो आपने ये टूर प्लान कैसे किया? जी, प्लान तो ऐसा सच मैंने कोई नहीं किया था, क्योंकि जैसे मैं बता रहा था कि शुरू में काम के सिलसिले में मुझे काफ़ी जाना हुआ बाहर, फिर मुझे एक ऐसी जॉब मिली जिसके लिए असाइनमेंट्स होती थी दुनिया में जगह जगह। चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ मैं और ऑडिटर की जॉब थी, तो वहाँ से फिर मुझे शौक चढ़ा कि मैं जगहों में जाऊँ जहाँ पे, जैसे आप पहले कह रही थी कि जहाँ पे मुख्तलिफ ज़बानें बोली जाती हैं, मुख्तलिफ पकवान होते हैं, मुख्तलिफ साइट्स एंड साउंड और फील और वाइब, तो बस वो एक तरह से एडिक्शन हो गई। तो फिर जब भी मौका मिलता था तो किसी नई जगह की तलाश में मैं निकल पड़ता था। ग्रीन पासपोर्ट भी आपने सफ़र किया ना, हमें पहले ये बता दें, जब हम बात करते हैं कि जी कि हमारा पासपोर्ट तो मज़ीद नीचे रैंकिंग चली गई, तो ग्रीन पासपोर्ट पे आपने सफ़र किया है और कैसा सफ़र आपका रहा ग्रीन पासपोर्ट पे? जी, पाकिस्तानी पासपोर्ट पर सफ़र किया है इन सब ममालिक में, और बस पाकिस्तानी पासपोर्ट दुनिया में जितने भी पासपोर्ट्स या नेशनलिटीज़ इमिग्रेशन पासपोर्ट सिस्टम्स होते हैं वो उसी जो आपके मुल्कों के बाहमी ताल्लुकात होते हैं या किसी मुल्क का जो जिसको कितना सेफ़ कंसिडर किया जाता है, उसी हिसाब से उनको सफ़र में आसानी या मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और उसी तरह से पाकिस्तानी पासपोर्ट पे वीज़ाज़ वगैरह लेना इतना आसान नहीं होता। वीज़ा वगैरह लेना तो शुएब एक बात है, मुझे अच्छी तरह याद है, मैं अपनी बहन के साथ ट्रैवल करी थी, उनका ब्रिटिश पासपोर्ट था और मेरा पाकिस्तानी था, तो उन्होंने जब पासपोर्ट देखे उन्होंने कहा आप तो उधर लाइन में चले जाएं और आप लोग इधर लाइन में आ जाएं, और उधर लाइन में दे आस्क्ड मी टू रिमूव द शूज, बैग्स, एवरीथिंग, और स्कैन्स वो आपको कर रहे हैं। और ये जब आप दुनिया के उस पे निकलते हैं विजिट पे, तो ये समटाइम्स इट्स बस इसी वजह से फराद दुनिया नहीं घूम सकी और आपने नहीं, खासी दुनिया फिर भी घूमनी है। तो ये भी हमें साथ बताएं कि अकेले ही घूमते फिरते रहते हैं, फैमिली में से किसी को साथ लेके जाते हैं?
मैंने ज़्यादातर अकेले ही सफ़र किया है। मैं पाकिस्तान से बाहर रहा हूँ पिछले 12-15 साल में मुख्तलिफ जगहों पे, तो बस वहीं से मैं सफ़र के लिए निकल जाता था, मोस्टली अकेला। कभी कभार कोई दोस्त वगैरह साथ चल पड़े, लेकिन कोई साथ ना भी हो तो मेरे ख्याल में सोलो ट्रैवल का भी अपना ही एक अलग मज़ा है। कभी कोई साथ हो तो वो भी एक अलग मज़ा है। बट मुझे सोलो ट्रैवल में कभी कोई मसला नहीं हुआ कि लोग को हम सफ़र चाहिए होता है, तो ऐसा कोई नहीं है पाबंदी। लेकिन बहुत बड़ी बात है, आपने 85 मुल्क फिर लिए हैं और हमें पूरा यकीन है कि आपने मजीद भी कुछ प्लान आउट किया है। शुएब, बहुत शुक्रिया, आप सबसे मेरे पाकिस्तान का जो है ना हिस्सा बने। और आई एनवी यू कि आप इतने खुशनसीब हैं कि आप ये सब कुछ कर सकते हैं। लेट्स होप एंड विश के ज़िंदगी में कभी मुझे भी इतना मौका मिलेगा। लेकिन हमजा, ये जो बात शुएब ने भी की, मैंने भी की, ये कहना आसान है, लेकिन आप इमेजिन करें कि आपको एक लाइन में लगा दिया जाए, फिर आपको हर तरह से जिच करें वो, और जिच करने के बाद वो आपको बिठा दें और आपको समझ आ रही हो कि अब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है ये सब कुछ। बिल्कुल ठीक है जी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे फिर मिलते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। साइकिलिंग का शौक तो पूरा कर सकेंगे। साइकिलें इतनी महंगी हो गई हैं ना, अब आप जाएं तो आपको लगता है कि यार ये क्या हो गया साइकिलों के साथ। हाँ, लेकिन हमें तरवीज देनी पड़ेगी इस कल्चर को। अगर हमने चलना है ना, और ये काबू पाना है बहुत सारे अपने मसाइल पे, सेहत के इंडिविजुअल मसाइल से लेकर अपने पोल्यूशन और आलूगी के मसलों तक, ट्रैफिक जैम से लेकर तो हर और बहुत सारी चीज़ें डिटेल से करते हैं इस पर ना, डिटेल से बात करते हैं। अभी हम बात कर लेंगे किसानों की, बात करेंगे लाल टमाटरों की, बात करेंगे जिनको कभी हाथ ना लगाते भी डर लगता है, मगर आजकल सिंध में उनकी बेकदरी का ये आलम है कि किसान अपनी टमाटर की तैयार फसल पर हल जो है वो चला रहे हैं। 150 रुपए किलो तक हम टमाटर लेते रहे। और अब जो जब सिंध का टमाटर तैयार हुआ है, और हम सिंध के शहर हैदराबाद का जिक्र कर रहे हैं, जहाँ पर आबादकार जो है हुकूमती पॉलिसी से शदीद नाराज़ है। उनका कहना है कि मुल्क में टमाटर इस वक्त वाफिर मिकदार में मौजूद हैं, मगर हुकूमत को कौन समझाए जो मुसलसल टमाटर जो है वो दरामद किए जा रही है, जिसका नतीजा ये निकला है कि हैदराबाद में मुकामी टमाटर की कीमत कोड़ियों की मोल रह गई है। जो इतने परेशान हुए हैं उससे कि उन्होंने अपनी तैयार फसल पर हल चला दिया। अंदाजा करें, ये हमजा हमारे साथ भी एक दफ़ा हुआ था। अच्छा। कि आलू की फसल इसी तरह से काश्त की थी और कीमत उसकी जो है वो थी, तो फिर उसको भी इसी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था, क्योंकि उसकी जो बाजार तक पहुंचाने की कीमत थी वो कीमत भी पूरी नहीं हो रही थी। और किसानों के साथ ये मसाइल अक्सर रहते हैं, जिससे हुकूमत जो है बिल्कुल नाबलद रहती है, ना कोई पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, ना उन लोगों को फैसिलिटेट किया जाता है जो उगाते हैं, ना उनको फैसिलिटेट किया जाता है जो खरीदते हैं। और हम ज़रे मुल्क हैं और हमने जो करना है किसान के लिए करना है। खैर, ये हमारे नारे हैं। सिंध आबादगार बोर्ड के मुताबिक वफाकी हुकूमत को 1.5 माह कबल ही मौजूदा सूरत हाल के हवाले से खत लिखकर आगाह कर दिया गया था कि मुल्क में टमाटर की कोई कमी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद हुकूमत की जानिब से दरामद का सिलसिला बंद नहीं किया गया है। जिसकी किल्लत होती है उसको मंगवाने के लिए इतना टाइम लगा देते हैं, जो वाफिर मिकदार में मौजूद है उसको मंगवाई जा रहे हैं। और हमसे देखिए आजकल कितनी चीज़ें टमाटर से बन सकती हैं। अगर आपको ऐसे प्लांट्स लगा दें जहाँ पे केचप्स बन सकते हैं, सॉसेस बन सकते हैं, मुख्तलिफ किस्म की चटनियाँ बन सकती हैं, तो और सूप्स बन सकते हैं, बाय प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। तो लेकिन गवर्नमेंट इंटरवीन करे और इन तमाम चीज़ों के बारे में पॉलिसी साजी की जाए तो कोई मसाइल का हल निकले। लेकिन इस तरह से होता है कि जो हमारे किसान की जब आती है फसल मार्केट में, उस वक्त कीमत नहीं होती। और किसान को भी ये अपडेट करने की ज़रूरत है कि वो भी टनल फार्मिंग्स पे जाएं और उन सब्जियों को उन टाइमिंग पे उगाएं जो जब उनकी ज़रूरत है, जब उनका मतलब कि जब वो कम होती हैं, जब उनका मौसम नहीं होता। बगैर मौसम के सब्जियां उगाने की जो एक टेक्निक है उसको अपनाएं, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फसल की कीमत हासिल कर सकें। अब ये मुकम्मल साइंस है जो किसानों को पढ़ानी पड़ेगी और किसानों के लिए बहुत ज़्यादा ये ज़रूरी हो गई है। हमारे बड़ा ऐसा मामला होता है कि इस ज़मीन पर तो सिर्फ यही होता है, हमने कभी दूसरी चीज़ ट्राई ही नहीं की। और कितने सालों से ऐसा मामला चलता, कितनी दहाइयों से ऐसा मामला चलता है, हमने कभी ट्राई ही नहीं की है। जब मैं अपने कजन्स को कहती हूँ ना कि टनल फार्मिंग करो, तो वो मुझे मेरी शक्ल देखते रह कहते अच्छा आप खवातीन हमें बताएंगी कि हमने क्या करना है। एक हमारे शो करो ना, जो हम करना चाहते हैं वो हम कर लेते हैं। लेकिन यू रियली हैव टू अपग्रेड योरसेल्फ कि आपने क्या करना है। इस हवाले से हम बातचीत करेंगे। हमजा, क्या ख्याल है? मोहम्मद अजीम खान हमारे साथ जो है ना मौजूद हैं, चेयरमैन पाकिस्तान ज़रई तहकीकाती कमीशन के सरबराह हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने सुबह सवेरे पाकिस्तान के लिए वक्त निकाला। किसानों ने तो हल चला दिए हैं कि टमाटर अब उनको ज़रूरत ही नहीं है, उन्होंने उगा तो लिए, अब बेचें किसको? क्यों हुकूमत दरामद करती जा रही है? इन मसाइल का कोई हल हमारे पास मौजूद है? प्लानिंग ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि किस वक्त हमें चीज़ें दरामद करनी चाहिए और किस वक्त नहीं करनी चाहिए। हाँ जी, फरा और जो भी इस प्रोग्राम के होस्ट हैं, मैं उस हवाले, ये बड़ा एक अहम टॉपिक है।
ये बड़ा एक अहम टॉपिक है और ये सीजनैलिटी है और कभी कोई चीज़ बहुत सस्ती हो गई और कभी बहुत महंगी हो गई। ये आए दिन इस तरह के जो है हालात का हम सामना करते हैं। और आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि बेसिकली जो हमारी प्लानिंग में किसी हद तक कमी है। दुनिया में जो इन मसाइल को पर्टिकुलरली कोविड के हवाले से मैं देखूं तो बहुत सारे मुल्कों ने ऐसी पॉलिसियां अपनाई हैं या ऐसा उन्होंने तरीक़ाकार अपनाया है दुनिया में कि जिससे जो किसान है उसका भी नुकसान नहीं हुआ, उसको भी फ़ायदा हुआ है। ये पिछले साल में बहुत दुनिया तब्दील हुई है। उन्होंने किसानों को भी उनकी हिकमत अमली से फ़ायदा हुआ है और सार्फिन को भी हुआ है। उसमें उन्होंने जो काम किया है, अगर मैं मिसाल दूं इंडोनेशिया की, तो उन्होंने बेसिकली डिजिटल एग्रीकल्चर मार्केटिंग के जो कॉन्सेप्ट वो दिए हैं। तो डिजिटल एग्रीकल्चर मार्केटिंग में ये होता है कि प्रोड्यूसर को या कंटेक्चुअल प्रोडक्शन करवाई है। ये हिकमत अमली है मेन जो दुनिया ने अपनाई है कि आप का। और तीसरी हिकमत अमली जो दुनिया ने अपनाई है वो ये है कि जो रिज़र्व होते हैं हमारे यहाँ, स्ट्रेटजिक रिज़र्व या स्टोरेज में जो चीज़ें होती हैं, खा वो पेरिशेबल हों, सब्जियां हों, फ्रूट हों, या जो कि सार्फिन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो उन तमाम अशिया को हमारे यहाँ भी 3-4 चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे जो सार्फिन है वो पूरा साल इस्तेमाल करते हैं, जिसमें प्याज का भी नाम आता है जो हमारी एक सब्ज़ी है, उसके बाद टमाटर का नाम आता है और आलू का है। ये 3 चीज़ें जो हैं सारा साल लोग इस्तेमाल करते हैं। तो इन 3 चीज़ों के बारे, इस तरह की 3 चीज़ों के बारे में जो दुनिया कर रही है वो ये कर रही है कि जब ये सरप्लस सीज़न होता है, जैसे अभी आपने कहा कि जी सिंध में टमाटर ज़्यादा हो गया, तो जो महीने सरप्लस होते हैं उन महीनों में इन सब्जियों को वो प्रिजर्व करते हैं, खा वो कोल्ड स्टोर में करें या दूसरा तरीकाकार ये होता है, आपने उसका जिक्र भी किया है कि जी आप इसकी चटनी बना लें, आप इसकी जो है पल्प बना लें, कई शक्लें होती हैं, तो वो इसको प्रिजर्व करते हैं। और हमारे यहाँ चूँकि पाकिस्तान में लोगों को प्रिजर्व चीज़ों को इस्तेमाल करने का रवाज नहीं है, तो हमें अपने जो सार्फिन हैं उनका जो एक एटीट्यूड है, बिहेवियर है या तरीका जो हमारा चीज़ों को इस्तेमाल करे, उसको मद्देनजर रखते हुए हमें अपनी हिकमत अमली बनानी होगी। जिसमें सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया ने अब ऐसे स्टोर बना जी। ये मैं अभी इस वक्त ये जी अभी तक अगर हमें बनानी होगी तो हम कब बनाएंगे? हमारा किसान तो लुट गया, तबाह हो गया। जिसने ये फसल काश्त की और उसकी कीमत भी पूरी नहीं हुई, वो कहाँ से वो पैसे लाएगा कि अगली का फसल जो है वो काश्त करे? गवर्नमेंट कहाँ है, इदारे कहाँ हैं? फरा इसमें 2-3 चीज़ें होती हैं। इस वक्त जो गवर्नमेंट कर रही है, आपने सुना भी होगा पिछले दिनों में, ये तकरीबन पिछले 3-4 हफ्तों से एक डैशबोर्ड की बात हो रही है। हमारे यहाँ मसला ये है कि हम जो चीज़ जहाँ पैदा हो रही है उसकी टाइमली इंफॉर्मेशन जिस पे हुकूमत या एक्सपोर्ट करती है किसी चीज़ को या इंपोर्ट करती है, उसका निज़ाम हमारे यहाँ डेटा का अनफॉर्चुनेटली मैं ये बता रहा हूँ अभी ये रियलाइज़ किया गया तकरीबन 6 महीने से। मैं भी उस टीम का हिस्सा हूँ जिसमें हमने 2 डैशबोर्ड इस वक्त की जो है पायलट हो रहा है, जिसमें गंदम और चीनी के हवाले से है। हम ये जो इसके बाद अगर ये पायलट अगले 2 महीनों में फाइन उसका पूरी मोडेलिटीज़ तय हो जाती हैं, असल बात यह है कि हमें ज़मींदार को भी इन्फॉर्म करना है और उसको लिंक करना है कंटेक्चुअल प्रोडक्शन से कि भाई आप जब चीज़ पैदा करेंगे, दुनिया 60 से 70% जो चीज़ पैदा करता है किसान, उसके साथ वो कंटेक्ट करवाती है और कंटेक्चुअल प्रोडक्शन होती है जिससे कीमत पहले ही तय होती है कि जब आप चीज़ पैदा करेंगे तो भाई हम आपसे इस कीमत पे लेंगे। ये निज़ाम फौरी तौर पे नाफिज अमल करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे यहाँ लोग प्रिजर्व चीज़ इस्तेमाल नहीं करते अपनी तरकारी बनाने में, वो फ्रेश सब्ज़ी इस्तेमाल करते हैं। दूसरा तरीका ये है कि जो 12 महीने एक फ्रेश सब्ज़ी हो या फ्रूट हो, उसका निज़ाम है, हम उससे कहते हैं उसमें इन्वेस्टमेंट चाहिए प्राइवेट सेक्टर की। पॉलिसी बनानी पड़ेगी कि उस तरह के जो स्टोर हैं, ये हम कहते हैं कंट्रोल एटमॉस्फेरिक सीए स्टोर कहते हैं इनको, पूरी दुनिया में ये राइज हैं। इनमें चीज़ आपकी बेशक टमाटर पड़ा हुआ हो, ये बेशक 12 महीने पड़ा रहे, 12 महीने के बाद भी आप निकाल के बाहर लेके जाएंगे और आप अपने सार्फिन के पास, तो वो जो है बिल्कुल फ्रेश शक्ल में होगा। ये निज़ाम हमें नाफिज करने होंगे, हमने नहीं किए हैं, हम मानते हैं हमारी ये कोताही है और इससे किसानों को भी फ़ायदा नहीं होता और सार्फिन कभी 300 रुपये का टमाटर खरीद रहे होते हैं और कभी उनको 5 रुपये में अवेलेबल हो रहा होता है। जब तक ये निज़ाम नाफिज नहीं करेंगे कि हमारे पास 6 महीने से लेकर 1 साल के रिजर्व नहीं होंगे पाकिस्तान के अंदर, बिल्कुल डॉक्टर साहब, उसमें प्राइवेट
बनाए जा रहे हैं, करना है वो कितने है। अरसे में ये जो बातें आप कर रहे हैं ये नाफिजुल अमल हो सकती हैं? अब डैशबोर्ड बनाया जा रहा है, वो कह रहे हैं कि जी कि हमने तो 1.5 माह पहले वफाकी हुकूमत को बता दिया था कि ये मामला दरामद का सिलसिला फिर भी जारी है। तो डैशबोर्ड बनाने से फ़ायदा होगा? अगर होगा तो कब तक होगा? इसमें मैं एक चीज़ और बताऊं, दरामद एक तो बाकायदा होती है ना, जो पाकिस्तान में दरामद की जाती हैं चीज़ें किसी मुल्क से, और वो एक पॉलिसी के तहत। कुछ दरामद पाकिस्तान में आपको पता है जो हमारी एक जो ट्रेड अफगानिस्तान के साथ है उसको अभी उस तरह से कंट्रोल नहीं किया गया। वो जो है अनरेगुलेटरी किस्म की जो है वो ट्रेड है, और बहुत सारी चीज़ें ईरान से वाया अफगानिस्तान ये पाकिस्तान में आ रही होती हैं, तो इनको भी कंट्रोल करना होगा, और उसमें बाद चीज़ें हमारे यहाँ से उधर जा भी रही होती हैं। और अभी वो जो पॉलिसी क्लियरली कि अफगानिस्तान से बाकायदा चीज़ें कौन सी कब मंगवानी हैं और कब उनको रोकना है, ये भी चीज़ें अभी इसका पार्ट है। और इसमें हमें कुछ मसाइल जो इस वजह से भी हैं कि जो एक अनरेगुलेटेड ट्रेड है जो बिटवीन बॉर्डर्स हो रही है, उस पे इतना हमारा उस हद तक उतना कंट्रोल नहीं जितना होना चाहिए। तो चीज बार दफा बॉर्डर से जो है पाकिस्तान के अंदर लाइजॉन भी नहीं है। कॉमर्स मिनिस्ट्री देख रही है कि कौन सी चीज एक्सपोर्ट होगी, कौन सी चीज इंपोर्ट होगी। एग्रीकल्चर जो है कि लोग देख रहे हैं कि अच्छा क्या, वैसे देख तो कोई भी नहीं रहा कि उगाया क्या जा रहा है और कितना उगाया जाना जरूरी है। अभी गंदम के ऊपर भी हम जो है फॉल बैक कर रहे हैं, हमें हदफ पूरा होता दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन सर ये बताइएगा कि बहुत सारी चीज़ें किसान के साथ जो कम्युनिकेट करने की हैं कि आप टनल फार्मिंग पे आ जाएं, उस पर पैसे ज़्यादा लगाएं, ये चीज़ इस मौसम में इतनी काश्त ना करें, ये किसकी जिम्मेदारी है कि इन चीज़ों को भी थोड़ा सा रेगुलेट किया जाए, इनको भी अपग्रेड किया जाए? मैं आपको फर्क अगर बताऊं, हिस्टोरिकली ये फैसलाबाद का एरिया, मामू कांजन का एरिया अप टू जो हमारा है मल्तान, अगर आप जाएं तो मेलसी वहाड़ी तक एक वक्त में हज़ारों टनल वहाँ लग गई थी ऑफ सीजन टमाटो प्रोडक्शन के लिए। लेकिन उस वक्त हमारी एक पॉलिसी इंडिया के साथ थी, इंडिया के साथ ये कि और हमारे यहाँ पॉलिसी जिस वक्त टमाटर हमारा ऑफ सीजन आता था पाकिस्तान के किसानों से, उस वक्त हम साथ ही साथ इंडिया से टमाटर भी इंपोर्ट करने देते थे, जिससे उनको नुकसानात हुए। तो टनल फार्मिंग बहुत बड़ी लार्ज स्केल पे चली गई थी, फिर उसमें लोग डिस्करेज हो गए, उन्होंने वो छोड़ दी। टनल फार्मिंग भी हिस्सा है, लेकिन हमारे पाकिस्तान के अंदर तो मौसम इतने ज़्यादा हैं, हमारे यहाँ तो 11 के करीब एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स हैं। हमारे यहाँ तो फ्रेश चीज़ें ही मतलब के आ सकती हैं, लेकिन हमारे यहाँ मसला ये है कि जिस वक्त एक रीजन में फसल जैसे आजकल है, फसल पैदा होती है तो किसान को कीमत नहीं मिलती, उसका सिग्नल ये जाता है कि जो दूसरा कोई इलाका है जहाँ जाके अगली फसल लगनी होती है टमाटर की, उन किसानों को हम इन्फॉर्म नहीं करते कि जी आप अगले सीजन में, चूंकि आपके यहाँ ही लगनी है, वो पिछली सीजन की कीमत देखते हैं और अगली फसल नहीं लगाते। तो ये जो मार्केट इंटेलिजेंस का जो सिस्टम है, जिसमें हमारे बहुत सारे अदारों ने, मीडिया ने एक रोल प्ले करना है कि बाकायदा तौर पे किसान को इन्फॉर्म किया जाए कि आप इस इलाके में इस सीजन में इतनी फसल लगाएंगे और कंटेक्चुअल प्रोडक्शन हो। ये मैं बता रहा हूँ आपको, दुनिया ने इसी तरह से किया है। 60-70% प्रोडक्शन कंटेक्चुअल होती है। जब तक ये निज़ाम हम नाफिज नहीं करेंगे मार्केटिंग का, किसान भी नुकसान में रहेंगे और हमें एज ए सार्फिन कंज्यूमर को भी जो है ये कभी सस्ती और कभी महंगी चीज़ें मिलती रहेंगी। बहुत शुक्रिया। मोहम्मद अजीम खान साहब चेयरमैन PRC थे और हमें बता रहे थे कि क्या हल हो सकता है इन तमाम चीज़ों का। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। एक और मामला है, भारतीय फिल्मों के अदाकार राज कपूर साहब के आबाई घर के मालिक ने 1.5 करोड़ रुपए में मकान फरोख्त करने से जो है वो इनकार कर दिया और हुकूमत से 2 अरब रुपए का मुतालबा किया। ये डिमांड एंड सप्लाई का रूल जो है ना, वो उन्होंने सीख लिया है कहीं से। ये मोनोपोली है कि अब ये मोनोपोली का कॉन्सेप्ट डिमांड है तो मेरी कीमत मेरी मर्जी, तो मैं मेरी मर्जी कि मैं इसमें जो भी करूं। राज कपूर के जो मकान के मालिक हैं वो हाजी अली कादिर साहब ने मकान की कीमत 1.5 करोड़ मुकर्रर करने का जो फैसला था हुकूमती, उसको बिल्कुल मुस्तरद कर दिया है और कहा है कि भाई इतने पैसे दो तो ये तुम ले लो और इसको जो है वर्षा बना दो। बिल्कुल सही। अब इस पे हम कुछ कह तो नहीं सकते, लेकिन ये इस वक्त खस्ता हाली जो है वो आप देख रहे हैं। इस खस्ता हाली को जहन में रखते हुए और देखते हुए ही हुकूमत ने इसको एक कौमी वर्षा करार दिया था और इस वर्षे की हिफाजत के लिए ज़रूरी था कि इस बिल्डिंग को जो है तहवील में लिया जाए और फिर इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट की जाए और इसको जो है एक काबिल दीद मुकाम बनाया जाए। लेकिन अब उसमें वो चूँकि जब डिमांड एंड सप्लाई का रूल आ गया, तो अब ये मामला जो है कैसे तय पाता है ये अभी देखना पड़ेगा। और इसी हवाले से एक रिपोर्ट तैयार की है जहांगीर शहजाद ने, आपको वो दिखा दो।
खैबर पुख्तनख्वा हुकूमत ने लेजेंड अदाकार दिलीप कुमार और राज कपूर के आबाई घर खरीद कर इसे अजायब घर बनाने का फैसला कर लिया और दोनों घरों की खरीदारी के लिए 2 करोड़ 40 लाख रुपए भी मुख्तस कर दिए। ढक्की नालबंदी में वाक़या राज कपूर के 6 मरला घर की कीमत 1.5 करोड़ रुपए मुकर्रर कर दी है, जिसमें जमीन की कीमत 1 करोड़ 15 लाख और मटेरियल की कीमत 35 लाख रुपए लगाई गई है। घर के मालिक अली कादर ने 1918 में बनने वाले राज कपूर का ये घर 1.5 करोड़ रुपए में फरोख्त करने से इनकार करते हुए कहा है कि ढकी नालबंदी में सिर्फ आधा मरला जमीन भी इस कीमत में नहीं मिलती। ये असर कदीम वाला है। ये कहते हैं कि हमें फी सबिल्लाह दे दो, मांडी मलकियत है ना, हमें जो मानते वो हमें दे दो, हमें 2 अरब रुपए दे दो। हुकाम के मुताबिक ये कीमत इलाके में बिकने वाली अराजी की मार्केट वैल्यू के मुताबिक मुकर्रर की गई है और अगर घर के मालिक को कीमत पर एतराज है तो इसे डिप्टी कमिश्नर को दरख्वास्त देनी चाहिए। लेजेंड अदाकारों की इन रिहायशगाहों की हालत हर गुजरते दिन के साथ बिगड़ती जा रही है। इन मकानात की अजमत रफ्ता की बहाली कब होगी, ये वो सवाल है जो पेशावर के शहरी हर आने वाली हुकूमत से करते आ रहे हैं। कैमरामैन किफायत शाह के साथ जहांगीर शहजाद, 92 न्यूज़, पेशावर। ये खुसूसी रिपोर्ट जो है ये मुलाहिजा की है और इसे कहते हैं ऊंट पहाड़ के नीचे आना। सो मुहावरे जो है ना वो मैं आपको बहुत सारे नहीं, मैं आपसे सीख रहा हूँ कि आप मुहावरे जिस तरह इस्तेमाल कर रही हैं और फिर जो है आप कुछ दिल की बात कर लेते हैं। जिसका काम धड़कना है। वैसे तो हम इस दिल से बहुत सारे काम लेते हैं, लेकिन इसका असल काम यही है कि हमारी जिंदगी को चलाए रखे। इसकी जो धड़कन जब तक सुनाई देती है उसका मतलब यह है कि जिंदगी रवां दवा है। और जब खुदा न खास्ता इसकी धड़कन में तातुल या खराबी आना शुरू हो जाए तो उसका मतलब यही है कि जिंदगी की दिन और सांसें जो है वो गिनी जा चुकी हैं। तो अपनी सेहत का ख्याल रखना है का मतलब है कि अपने दिल का ख्याल रखना है। और हमजा बीइंग अब जो रिसर्चेज हो रही हैं मेडिसिन में बहुत ज़्यादा, एक ज़माना था जब कहा रहा था कि ख़वातीन के अंदर एक हार्मोन मौजूद होता है जिसका नाम एस्ट्रोजन है, कि वो एस्ट्रोजन जो है ना वो उन्हें नेचुरल इम्यूनिटी देता है और ख़वातीन जो है उनके अंदर 50 साल की उम्र तक हार्ट अटैक का खतरा और खदशा जो है वो कम होता है मर्दों की निस्बत। लेकिन अब जो एक रिसर्च सामने आई है और ये आगा खान यूनिवर्सिटी ने स्टडी जो है ये प्रेजेंट किया है, उन्होंने इस तासुर को बिल्कुल गलत करार दिया है और कि ख़वातीन जो है वो नहीं है, हार्ट अटैक उनके लिए नहीं है, दिल के अमराज उनके लिए नहीं है, सिर्फ मर्द ही उनसे मुतासिर होते हैं। उनका कहना है कि दिल की बीमारी की वजह से अब ख़वातीन भी उतनी ही खतरे की सरहद पे हैं और खतरे से दो चार है जितने की मर्द। मैं मुस्कुरा रहा था इसमें कि मर्दों के दिल के मामलात कुछ और होते हैं, तो वो शायद उस वजह से पहले कहते होंगे कि वो ज्यादा मुतासिर हो जाते हैं। तो अब नहीं है, अब मर्दों के दिल के मामलात जो हैं वो अब बराबरी की ज्यादा बात हो रही है ना, तो इस वजह से मुझे लगता है दिल वाले नहीं रहे, इसका मतलब है कि ख़वातीन भी अब दिल वाली। अच्छा, वैसे सोशल मीडिया और ये जो स्क्रीनशॉट्स वाला मामला ना, इसके बाद जो ये जो दिल वाले दिल फेंक वाले मामलात हैं ये काफी कंट्रोल भी हुए हैं। हाँ बिल्कुल सही। तो अपने दिल की हिफाजत कीजिए। अच्छा, ये संजीदा मामला, खैर बैक टू द स्टोरी, हम वो बात कर रहे हैं कि ख़वातीन के लिए भी उतना ही ये संजीदा मामला है जितना मर्दों के लिए संजीदा समझा जा रहा है। तो इसके बारे में हम बातचीत करेंगे और जानेंगे अपने से। हमारे साथ डॉक्टर नवीद अहमद है, माहिर अमराज क़ल्ब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला और हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब, ये कोई लेटेस्ट फाइंडिंग है? पहले तो जैसे हमने जिक्र किया कि हमें बताया जाता था और हमने पढ़ा भी यही कि एस्ट्रोजन जो है वो नेचुरल इम्यूनिटी है, ख़वातीन को तो बेफिक्र रहने की ज़रूरत है। 50 साल के बाद जब कहीं मेनोपॉज होगा तब कहीं जाकर दिल के ख़तरा जो है, हार्ट अटैक का ख़तरा जो है वो पैदा हो सकता है। लेकिन अब ये रिसर्च जो है और ये स्टडी जो है ये क्या कह रही है और इसकी बुनियाद क्या है? देखें, इसमें हमारे पास सिर्फ एक फैक्टर इन्वॉल्व नहीं होता है जो दिल के अटैक और दिल के अमराज का बाहस बनता है। इसके लिए हमारे पास बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जिसमें से एक फैक्टर ये होता है जो फीमेल्स को एक प्रोटेक्टिव प्रोवाइड जो है फेनोमेनन प्रोवाइड करता है। लेकिन अगर इस जो हमारा प्रोटेक्टिव फीमेल्स के लिए ये फेनोमेनन है, अगर हम इसको दूसरे जो फेनोमेनन है अगर हम उसको जैसे बोलते हैं ना, एक को अगर आप एक से डिवाइड कर दें, बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप कोई और फैक्टर जैसे स्मोकिंग है जो आजकल ज्यादातर हमारे पास अपर क्लास और अपर मिडिल क्लास के अंदर बहुत कॉमन है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, इसके अलावा हमारी जो डाइटरी हैबिट्स हैं, ये अगर आप करते चले जाएंगे तो जो आपका प्रोटेक्टिव फेनोमेनन है वो उसको आप क्या कर रहे हैं, बेसिकली आप उसको डिवाइड कर रहे हैं। सो दैट इज द मेजर रीजन जिसकी वजह से हमारे पास जो हमारे प्रोटेक्टिव देखें वो जो अल्लाह ताला की तरफ से हमें प्रोवाइड हुए हैं वो तो हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन हम उनको खुद हमारे जिस्म से निकाल रहे हैं। जी ठीक है डॉक्टर साहब, ये जो मतलब कि ख़वातीन जो आपने बातें की हैं
ये वाले मतलब स्मोकिंग नहीं कर रही हैं, ये जो मामलात हैं वो जो आप बता रहे थे वो नहीं कर रही हैं, तो फिर उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर उनके लिए पिछली रिसर्च ठीक है कि उनको कोई खास खतरा नहीं है। क्या स्ट्रेस का भी कोई अमल दखल है डॉक्टर साहब? क्या डाइट हैबिट्स के जैसे आपने कहा तो उसकी वजह से बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अर्ली मेनोपॉज एंड देन अर्ली जो है मैच्योरिटी, इसका भी ताल्लुक है कि चूंकि अब उसकी वो भी टाइमिंग्स चेंज हो गई हैं तो उसकी वजह से भी ये खतरात बढ़ गए हैं? देखें, इसके अंदर कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो मॉडिफाइबल होते हैं, जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, और कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो नॉन मॉडिफाइबल होते हैं। अब नॉन मॉडिफाइबल के अंदर जैसे जेनेटिक्स आ जाती है। अगर आपके जीन के अंदर, आपकी फैमिली के अंदर ही तब यंग एज के अंदर कॉर्नी आर्टरी डिजीज रन कर रही है, यानी आपके खुदा न ख्वास्ता आपके या वालिद या वालदा को कोई छोटी उम्र में दिल का अटैक हुआ है, तो ये इसके एन मुमकिन चांसेस हैं कि हो सकता है आपको या आपके घर में किसी भी आपके भाई बहन को या जो भी आपका पहला रिश्तेदार होगा उसके अंदर ये अटैक होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आप इसमें ये नहीं कह सकते, वो फिर उसमें यह कहा जाता है कि यार वो तो सिगरेट भी नहीं पीता था, वो तो इस तरह, वो तो रोजाना वॉक भी करता था, लेकिन फिर भी उसको दिल का अटैक हो गया। तो वो जैसे मैंने पहले आपको अर्ज किया, इसके अंदर बहुत सारे मुतअद्दिद फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। इसमें कुछ मॉडिफाइबल फैक्टर्स होते हैं, कुछ नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर होते हैं, कुछ ट्रीटेबल होते हैं। अब जैसे आप अगर अपना वजन कम कर रही हैं तो ये मॉडिफाइबल फैक्टर है, आप अपना वजन कम कर सकती हैं। आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल अगर नहीं कर रहे, उसको सेडेंटरी लाइफस्टाइल को आप चेंज करके एक्टिव लाइफस्टाइल में चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता किसी को शुगर हो जाए तो शुगर नॉन मॉडिफाइबल है, एक बार हो गई तो आपको रहेगी, तो आस्ता आस्ता आपकी नालियों को तंग करती जाती है, खाती चली जाती है और आखिर में दिल का अटैक का बाहस बनती है। इसी तरीके से हाइपर ब्लड प्रेशर है, वो भी इस तरीके से दिल की नालियों को तंग करता चला जाता है, तो वो आपके हाथ में नहीं है। इसी तरीके से कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो छोटी उम्र के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ा देती हैं। आपकी कोलेस्ट्रॉल मिकदार, कोलेस्ट्रॉल की 2-3 मिकदारें होती हैं, 2-3 एक टाइप्स होती हैं। एक कोलेस्ट्रॉल अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है जो फीमेल्स के अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन होने की वजह से प्री मेनोपॉज बहुत ज्यादा मिकदार में मौजूद होता है, जो बुरे कोलेस्ट्रॉल को खाता है, तो उससे उसको दिल के अटैक के चांसेस कम हो जाते हैं। वो क्या अमराज है, वो क्या मामलात है जिससे अच्छा कोलेस्ट्रॉल बनना कम हो जाता है? देखें, उसमें कुछ अमराज ऐसे हैं कि छोटी उम्र के अंदर, इसलिए अब हम 31-35 के बाद जिन लोगों के फैमिलीज के अंदर कोलेस्ट्रॉल की बीमारियां रन कर रही होती हैं, उनको ये तजवीज करते हैं कि आप एक बार जिंदगी में अपना लिपिड प्रोफाइल और एक शुगर का टेस्ट जरूर करवाएं। उसके अंदर हम ये देख लेते हैं कि आप कोलेस्ट्रॉल की जो डिफरेंट टाइप्स होती हैं वो किस तरह के मौजूद हैं। उसमें बहुत सारी पेचीदा, बहुत सारी इस तरह की बीमारियां हैं जिनका मैं यहाँ नाम लूंगा तो मेरे ख्याल से किसी को कुछ नहीं आएगा, लेकिन इतना समझ लेना बहुत जरूरी है कि जिन फैमिलीज के अंदर कोलेस्ट्रॉल की बीमारियां पहले से रन कर रही हो, उनके अंदर 30 साल 35 साल के बाद एक बार लिपिड प्रोफाइल करा लेना बहुत जरूरी है। और कार्डियोलॉजिस्ट को मतलब उनकी एक जनरल स्क्रीनिंग होनी चाहिए। दे शुड बी वेरी केयरफुल एंड वेरी वेल अवेयर अबाउट देयर जो है ना स्टेटस के मैं किस तरफ जा रहा हूँ। उसके अंदर फिर ये होता है कि हम हर बार दवाई तजवीज नहीं करते, समटाइम्स हम लाइफस्टाइल मोस्ट ऑफ द टाइम हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की तरफ चले जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में इतनी मुश्किल चीजें हैं नहीं, हमने उनको मुश्किल बनाया हुआ है। आपने अपना वजन कम करना है, ये मुश्किल काम है। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर नवीद, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से करते बड़ा अहम मामला है, ख़वातीन को भी इस पर चौकन्ना रहने की अब ज़रूरत है। और एक मैं कल पढ़ रही थी और वो बड़ा वो रेलिवेंट है, इसलिए मैं जल्दी से शेयर कर देती हूँ। खुदा ना खास्ता अगर कभी फील हो ना कि दिल का कोई मसला हो रहा है तो लंबा सांस लेके खांसने की कोशिश करें और ज़ोरदार खांसी जो है वो करें। इसके साथ ये नहीं है कि आप हॉस्पिटल जाना डिले कर दें, लेकिन इसके साथ फौरी तौर पर अगर आपको नहीं आता है PCR तो फिर आप दिल के ख़तरे की सूरत में किसी भी शख्स को अपने आप को आप जाम बर कर सकते हैं। टाइम मिल सकता है आपको कि वो जो फेटल मोमेंट्स हैं वो लंबे हो जाएं। कुछ चलें, शायद मैं समझाने में कामयाब हुई हूं। हाँ बिल्कुल, मैं तो समझ गया हूँ, लोग भी बेशक समझ गए होंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक। साइकिल चलाइए, तवील सेहतमंद लंबी ज़िंदगी पाइए। ये ऐसा लग रहा है हम साइकिलें बेचने के लिए यहाँ पे बैठे हुए, लेकिन एक्चुअली आपको ये कहने का मतलब ये है। वैसे अगर हम ये बेचना भी शुरू कर दें तो मैं फरा से यही बात कर रहा था कि इतनी महंगी हो चुकी है, कारोबार बुरा नहीं है। हाँ ना, लेकिन साइकिल चलाना जो है, देखिए जैसे जैसे वही लाइफस्टाइल वापस जा रहे हैं जो पुराना है
जहाँ पे आप देखें कि लोगों के पास एक साइकिल होती थी और शराब की साइकिल होती थी, जब नहीं मिलती हमें, नहीं मिलती, इतनी सख्त और इतनी पायदार। हाँ, काले रंग की वो जो साइकिल है जिसपे मुख्तलिफ चीज़ें लगाई होती, आप उस साइकिल पे बैठे हुए हैं हमजा? बिल्कुल, ये सारी जो साइकिल्स हैं अब तो ऐसी जदीद साइकिल्स आ गई हैं, उसके अंदर इतने गियर्स हैं, मॉडल्स हैं। हाँ, अब तो गियर्स हैं, अब तो वो मतलब अब तो वो साइकिल लगती नहीं, लेकिन वो जो असल साइकिल जो थी ना वो वही थी, पुरानी काली वाली साइकिल, जिस पे कुछ जान भी लग रही होती थी ना, आपका जोर भी लग रहा होता था। खैर, अब साइकिल ले तो लें, आखिर फिर चलाएं कहाँ पे, ये बहुत बड़ा सवाल है। ये बहुत बड़ा मसला। मेरे बेटे साइकिल लेके अंदर रखी हुई है और मैं उन्हें नहीं निकलने देती, इसलिए कि रोड पे लोग इतना बेहंगम तरीके से गाड़ी चलाते हैं, पेडिस्ट्रियंस के राइट्स का, साइकिलिस्ट के राइट का कोई ख्याल नहीं है, उन्हें कोई एहसास नहीं है कि ये भी इंसान है, इनका भी इस सड़क के ऊपर हक है। वो समझते हैं, गाड़ी वाले ये समझते हैं कि मेरा ज्यादा हक है, और उससे बड़ी गाड़ी वाला ये समझता है कि असल हक तो मेरा, असल हक मेरा, और उसको तो खौफ ही कोई नहीं है ना। तो सड़कों पर ये मौत बनकर दौड़ती गाड़ियों के दरमियान साइकिल चलाना खतरे को दावत देने के बराबर है, क्योंकि सड़कों पर ना तो पैदल चलने वालों के लिए कोई सहूलत है जिस तरह से फरा कह रही है, और ना ही साइकिल सवारों को कोई लिफ्ट कराई जाती है। और फिर अगर कोई लेन बना भी दी जाए, वहाँ पे आपको बाइक्स ऐसे मिलेंगी ना कि वो उधर है कोई मतलब का रश है, वो निकालेंगे उस लेन के अंदर और उस साइड पे चलते। और ये बाइक्स का मसला तो हमजा इतना बुरा है ना कि वो तो राइट लेफ्ट जो है उसको कुछ उसमें ख्याल नहीं करते। लेकिन इस वक्त हम बात कर रहे हैं साइकिलिस्ट की और साइकिलिंग ट्रैक्स की, जिसमें लीड ली है शहर इक़्तिदार ने, CDA ने हमेशा कोशिशें की हैं कि इस तरह के मेयर्स जो हैं उनको किया रहे, क्योंकि लोग वहाँ पे ज़रा इन मामलात के बारे में सेंसिटिव भी हैं। हमने देखा कराची में, पहले हमने आपके साथ शेयर की थी इसी तरह से एक स्टोरी के, जहाँ पे एक लेन बनाई थी साइकिलिंग के लिए, जिसको साइकिलिस्ट ने बड़ा क्रिटिसाइज किया था कि पार्किंग कि हाँ कि पार्किंग साथ है तो वो तो गाड़ियाँ ही हमें बार साइकिल चलाएंगे हम, कि बार बार ब्रेक लगाएंगे, लोग उससे गुजर सकते हैं ना, क्रॉस कर सकते हैं, उन्होंने पार्क में जाना ही उसको क्रॉस करके। हाँ, लेकिन यहाँ पर किस तरह का साइकिलिंग ट्रैक बनाया गया है और इसकी कितनी ज़रूरत है, इस हवाले से बातचीत करेंगे हम और जानेंगे। डॉक्टर इफ्तिखार से अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के एक्सपर्ट हैं डॉक्टर नवीद इफ्तिखार साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। फरमाइएगा कि CDA के पार्क्स में साइकिलिंग ट्रैक बनाने के ये जो इकदाम है, इससे कितना इनकरेज होंगे लोग जो कि साइकिलिंग के ज़रिए अपनी सेहत और अपनी तंदुरुस्ती में इजाफा करना चाहते हैं? आपने बड़ी अच्छी समरी जो है वो बयान की है अभी, और उसमें जो है वो इस बात का जो आपने ज़िक्र किया है कि साइकिलिंग चलाना पाकिस्तान में जो है वो महफूज नहीं है, साइकिलिस्ट जो है उनको बहुत ज़्यादा ख़तरे दरपेश होते हैं। इसी के पेश नज़र जो है वो हमने इस्लामाबाद में अर्बन इनोवेशन और अर्बन प्लेटफॉर्म ने साइकिलिंग के लिए जो एडवोकेसी का आगाज़ किया, और जब हमने इसको स्टार्ट किया तो उसके बाद बहुत सारे पार्टनर्स हमारे साथ आके मिल गए, और उसमें जो इस्लामाबाद की एडमिनिस्ट्रेशन है, पर्टिकुलरली डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इस्लामाबाद, और इसके अलावा CDA ने भी सपोर्ट किया, और प्राइवेट सेक्टर में जो है वो grana.com ने जो है वो हमें सपोर्ट किया इस काम के लिए। तो अभी इस बात की रियलाइजेशन आ गई है इस्लामाबाद के अंदर कि हमने जो है वो इस्लामाबाद को साइकिलिंग के लिए महफूज बनाना है। उसके लिए हम जो मुख्तलिफ इक़दामात कर रहे हैं, वो मुख्तलिफ इक़दामात जो है वो हम एक संडे को जो है वो साइकिलिंग के लिए एक रोड डेडिकेट की है। उसके बाद हम ये करने जा रहे हैं CDA के साथ मिलके, जिसमें चीफ़ कमिश्नर और चेयरमैन CDA ने जो है वो अपनी भरपूर हमायत जो है वो हमें दिलाई है, और वो ये है कि हम इस्लामाबाद के अंदर डेडिकेटेड साइकिलिंग ट्रैक्स बनाएंगे, और जो चौक्स होंगे जहाँ पर क्रॉसिंग होगी वहाँ पर साइन बोर्ड्स होंगे। तो जो हम इस्लामाबाद में कोशिश कर रहे हैं वो ये है कि हम जो पैदल चलने वाले और साइकिलिस्ट हैं उनको भी जो है वो उतनी ही अहमियत दें या उससे ज़्यादा अहमियत दें जो हम कारों को दे रहे हैं। और इसी प्रोग्राम ने आपने थोड़ी देर पहले जो जिक्र किया था वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी कि जैसे पाकिस्तान में हार्ट डिजीज़ बढ़ रही हैं, इसी तरह जो दूसरा इशू आ रहा है हमारे शहरों में मोटराइज्ड व्हीकल बढ़ने के नतीजे में जो है वो एयर क्वालिटी बहुत ख़राब हो रही है। तो और इसके अलावा तीसरी बड़ी बात, जो इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट की मनी है वो रोड्स के ऊपर लगती जा रही है कारों पे। तो हमें इस बात को मद्देनज़र रखना चाहिए कि इन सारे मसाइल का हल जो है वो साइकिलिंग को प्रमोट करने में मौजूद है। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, कितना वक्त लग जाएगा ये सारा प्रोसेस कंप्लीट होने में? अगर हम पार्क्स की बात करें, पार्क्स में ट्रैक बना भी दिए गए तो वो साइकिलें उठा के तो नहीं सर पे लेके आ रहे होंगे, हमें हर सड़क पर जो है ये ट्रैक बनाना पड़ेगा। कितना वक्त दरकार है हमें? और वैसे डॉक्टर साहब, मतलब हॉलैंड के तो वजीर आजम भी साइकिल पे जाते थे, हमारे ये ख्वाब कब पूरे होंगे? जी, हमारे वज़ीर आज़म साहब जो हैं उन्होंने भी बताया था कि वो भी जो है वो साइकिल पे ऑफिस जाया करेंगे, लेकिन वो हमारा ख्वाब जो है वो पूरा नहीं हो पाया। और लेकिन इससे ज़्यादा जो मैं अहम बात आपको बताने जा रहा हूँ जो आपने की है कि ये सारा प्रोसेस कब कंप्लीट होगा, तो ये सारा प्रोसेस जो है इसके कंप्लीट होने के लिए हम छोटे छोटे स्टेप्स से स्टार्ट कर रहे हैं कि कुछ पार्क्स में हम जो है वो साइकिलिंग ट्रैक्स जो है वो डेडिकेट करेंगे,
और लोग जो हैं उन पे साइकिल चला सकेंगे। लेकिन जो दूसरी बड़ी बात आपने की है वो बहुत अहम है कि क्या लोग अपनी वीगो में रख के साइकिल लाएं और आके उस ट्रैक पे चलाएं। तो उसके लिए हमें साइकिलिंग को एज अ मोबिलिटी और एज अ यूटिलिटी प्रमोट करना होगा कि आप अपने घर से ब्रेड लेने, अंडे लेने, आप अपने स्कूल जाना, ऑफिस जाना, वो साइकिल पे जा सकें। आप इमेजिन करें कि अगर आप ऑफिस में सुबह 15 to 20 मिनट साइकिल पे जाएं, 15 to 20 मिनट की आप राइड बैक करें, तो उसके नतीजे में सेहत पे कितने अच्छे असरात होंगे। तो ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं उन्होंने 8-10 साल पहले ये प्रोसेस स्टार्ट किया और आज तक वो स्ट्रगल कर रहे हैं। तो हमारा भी ये एक स्ट्रगल है जो जारी है और हम अपने पार्टनर्स के साथ मिलके इसको आगे लेके जाएंगे। और इसमें अंदर हमने जो स्ट्रेटजी बनाई है उसमें हमने ये मद्देनज़र रखा है कि इसमें हमारे जो अगर आप आथर्स देखें स्ट्रेटजी के, उसमें साइकिलिस्ट भी हैं, उसमें अर्बन प्लानर भी हैं, उसमें इकोनॉमिस्ट भी हैं, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, उसमें प्राइवेट सेक्टर के लोग भी हैं, गवर्नमेंट सेक्टर के लोग भी हैं। तो ये अभी हम पिंडी में एक बच्चों के लिए रैली ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। जैसे आपने जिक्र किया कि आपका बेटा जो है वो साइकिलिंग करना चाहता है लेकिन जगह नहीं है, तो हम सराफा बाज़ार के अंदर जो है वो जो कमिश्नर रावलपिंडी हैं उनकी सपोर्ट से इसको ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। और इसके बाद कमिश्नर रावलपिंडी ने भी जो है वो इस्लामाबाद की तरह साइकिलिंग ट्रैक्स बनाने का जो है वो अंदिया दिया है और बाकी शहरों की तरफ से भी ये डिमांड्स आ रही हैं। तो आई थिंक इस्लामाबाद जो है उसने एक जो है वो रोड मैप दिया है बाकी शहरों को भी और इसके ऊपर बिल्ड करके हमें एक लॉन्ग टर्म एफर्ट करनी है। छोटे छोटे स्टेप से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद डेडिकेटेड लेन्स की तरफ जाएंगे जिसमें कनेक्टेड लेन्स होंगी और हर आदमी जो है वो साइकिलिंग को सेफ समझ के साइकिलिंग कर सके। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ थे और आपने हमारे साथ शेयर की वो तमाम खूबसूरत ख्वाब जो कि हम सबके मुश्तरका हैं, लेकिन उनकी ताबीर जो है वो कुछ जल्द दिखाई नहीं देती, मुश्किल भी बहुत और है। अर्बन जंगल, मुझे वो दरख्त कटता हुआ बहुत दुख होता है। एक दरख्त को बचा लेना बहुत ज़रूरी है बजाय इसके कि हम बहुत अंडरपास बना रहे हैं और बड़ी तेज़ स्पीड। मुझे बड़ी खूबसूरत लगी ये बात, किसी ने इस्लामाबाद की बात की कि ये रोड थी, ये इतनी खूबसूरत थी और इसके किनारे पे दरख्त थे, तो आपने वो सब कुछ काट दिया और बनाया क्या एक अंडरपास। कितना टाइम बचता है? 2 मिनट, 3 मिनट। वो 2-3 मिनट बचा के आपने क्या कर लिया है, उससे क्या फ़र्क पड़ गया है और उससे कितना फ़र्क पड़ गया है। सो हमें देखना है कि हमने कॉन्क्रीट जंगल बनाना है या अपनी ज़िंदगियों को सेहतमंद और अच्छे उसूलों के ऊपर लेके चलना। बिल्कुल जी, ये बात ठीक है और हमें कोशिश करनी है और हम उम्मीद करते हैं कि साइकिल जो है वो चला सकेंगे लोग सड़कों के ऊपर और उसमें शर्मिंदगी महसूस नहीं करेंगे। कम से कम इस बात से निकल आए कि यार लोग शर्मिंदा होते हैं साइकिल चलाते हुए। नहीं, अब तो साइकिल चलाना वो स्टाइल है। अच्छा, हाँ, आप साइकिल नहीं ले सकते ना, महंगी है बहुत। तो जिसके पास अब साइकिल है, स्पोर्ट्स साइकिल और 50-60 हज़ार रुपए की साइकिल और 10-15-20 हज़ार रुपए का उसका घेर है, तो वो जब उसमें पैसे जोड़ना शुरू कर दें, उसमें जब वो निकलता है तो फिर उसका स्टाइल ही अलग होता है। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। पैसे जोड़ना शुरू करते हैं साइकिल के लिए ताकि न्यू कूल में हम जो है ना आ सके। और अभी हम क्रिकेट की बात करने लगे हैं फरा, और कमाल कर दिया कल फवाद आलम ने, फ़हीम अशरफ ने, अजहर अली ने भी बेहतर इनिंग्स खेली है, कमाल कर दिया। और इस वक्त भी पाकिस्तान बैटिंग कर रहा है और 378 पे 9 खिलाड़ी आउट हैं और 158 रन जो है उसकी लीड ले लिया। यासिर शाह ने कुछ छक्का मारा है। वाह वाह वाह, क्या बात। सो हम सबको गलत साबित कर दिया है। मिर्जा इकबाल बेग साहब, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। फरमाइए सर, स्टेडियम में क्या माहौल है, कितने एक्साइटेड हैं आप और अपने कौन कौन सी बातें आप भी वापस लेंगे? हम तो अपनी सारी वापस लेंगे। हमारी तो सारी वापस हो गई। देखिए फरा, अगर माहौल की बात की जाए तो तमाशाइयों के बगैर आपको पता है कि बिल्कुल बेचैन सी चीज होती है, उसमें वो अट्रैक्शन नहीं होती। लेकिन जिस तरह की बैटिंग यासिर शाह और नुमान अली कर रहे हैं, बिल्कुल साउथ अफ्रीकन टीम जो है वो बैकफुट पर चली गई है। और जो हमें गलत साबित किया क्योंकि पहले दिन 14 विकेटें गिरी थी नेशनल स्टेडियम कराची में, और उसकी 65 साल तारीख में ये दूसरा मौका था जब पहले दिन 14 विकेटें गिरी। 2006 में भारत और पाकिस्तान के मैच में जब इरफान पठान ने हैट्रिक की थी तो 14 विकेटें गिरी थी। तो हम ये समझ रहे थे कि नेशनल स्टेडियम कराची की पिच में वेरिएबल बाउंस है और ये पिच जो है ये मुश्किल पैदा करेगी। लेकिन कल दूसरे दिन हमने देखा सिर्फ 4 विकेटें गिरी। कल बैट्समैनों ने डोमिनेट किया और आज तीसरे दिन भी पहले सेशन में तकरीबन बैट्समैन डोमिनेट कर रहे हैं। तो इसका मतलब है इस पिच ने तमाम माहिरीन, नाकदीन, तजियाकारों के अंदाजों को गलत साबित किया है। अब साउथ अफ्रीकन टीम अंडर प्रेशर है, बैकफुट पर है क्योंकि 158 रन की लीड बहुत ज्यादा है। और पाकिस्तान अब तक जो 38 टेस्ट मैचेस में पाकिस्तान ने 100 या उससे ज्यादा रन की लीड ली है, उनमें से पाकिस्तान 28 टेस्ट जीतने में कामयाब हुआ है। तो ये एक उम्मीद की, जिसे कहते हैं, शमा रोशन हुई है कि पाकिस्तान को ये मैच जीतना चाहिए। बिल्कुल ठीक है मिर्जा इकबाल बेग साहब,
पिच की बात कर लेते हैं। आपको कुछ अगले 2 दिनों की बात कर ली जाए, कुछ तब्दील होती नजर आ रही है पिच, या फिर आज अगर साउथ अफ्रीका बैटिंग के लिए आती है और साउथ अफ्रीका को कोई फायदा होगा आज इस पिच पे बैटिंग करने के लिए? क्या पिच बिल्कुल सीधी हो गई है? और चौथे दिन कहते हैं विकेट जो है ना वो ज्यादा जरा मुश्किल हो जाती है, तो उसके बारे में बताइएगा। दूसरी बात, आप भी कह रहे थे बहुत सारे लोगों की तरह 4 दिन में खत्म हो जाएगा, तो अब तो 4 दिन में खत्म नहीं होता ना। मुश्किल लग रहा है, लेकिन फरा अभी भी प्रोबेबिलिटी है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान ने 158 से ज्यादा की लीड ले ली है, तो अगर साउथ अफ्रीकन टीम की आज विकेटें गिर जाती हैं तो कल ये मैच चौथे दिन खत्म हो सकता है। आप ये नहीं कह सकते कि चौथे दिन नहीं खत्म होगा। अच्छा। लेकिन ये हकीकत है कि नेशनल स्टेडियम की पिच बिल्कुल डिफरेंट नजर आई है, जो पहले दिन थी उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। और साउथ अफ्रीकन इनिंग्स में पाकिस्तानी लेग स्पिनर यासिर शाह बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, क्योंकि यासिर शाह ने जो 230 विकेटें हासिल की है उनमें से ज्यादातर विकेटें उन्होंने एशियाई पिचेस पर हासिल की, तो उनको एडवांटेज होगा और वो सबसे डेंजरस बॉलर साबित हो सकते हैं। जबकि पाकिस्तान का जो पेस अटैक है, सिवाय शाहीन आफरीदी के फहीम अशरफ और हसन अली उस तरह की बॉलिंग नहीं कर सके, तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान को एडवांटेज होगा यासिर शाह की सूरत में। और आप तवक्को रखें, मैं आज कह रहा हूँ शायद रिकॉर्ड हो रहा हो कि ये मैच कल चौथे दिन ही खत्म हो जाए। बिल्कुल ठीक है मिर्जा इकबाल बेग साहब, अगर हम जिक्र ना करें फवाद आलम का तो ये फवाद आलम के साथ और क्रिकेट के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी है, क्योंकि हम ग्रिल करते हैं जब कोई खिलाड़ी परफॉर्म नहीं कर रहा होता। फवाद आलम की परफॉर्मेंस क्या मोहम्मद आमिर के लिए भी जवाब है? बिल्कुल, फवाद आलम की परफॉर्मेंस, वो जो मोहम्मद अली का एक मशहूर डायलॉग था ना कि जज साहब मेरी जवानी मुझे लौटा दो, तो फवाद आलम के जो 11 साल 8 महीने जाया हुए वो कौन लौटाएगा? कितने चीफ सेलेक्टर आए, कितने क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन आए, चीफ एग्जीक्यूटिव आए, किसी ने फवाद आलम 2 रन के अंबार लगाते रहे। और हमजा, आपको क्रिकेट का शौक है तो मैं आपको बताता चलूं कि फवाद आलम इस वक्त क्रिकेट खेलने वाले दुनिया के वो तीसरे बैट्समैन हैं कि जिनका फर्स्ट क्लास क्रिकेट में एवरेज जो है वो 56 रन की इनिंग से ज्यादा का है। और स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलिया के और हनुमान विहारी जो भारत के, उनका ज्यादा है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि फवाद आलम ने मजबूत आसाब के साथ जंग लड़ी है अपनी वापसी के लिए, और फिर वापस आए तो उन्होंने शानदार अंदाज से पहले न्यूजीलैंड में सेंचुरी की, कल यहाँ सेंचुरी की। तो हैट्स ऑफ टू फवाद आलम के, वो जिस तरीके से 12,000 से ज्यादा फर्स्ट क्लास रन बना चुके हैं, अब 13,000 उनके होने वाले, तो वाकई में वो डिजर्व करते हैं तारीफ, जितनी भी की जाए कम है। अच्छा ठीक है, चलें देखते हैं कि अभी रिव्यू का क्या बनता है। मिर्जा इकबाल बेग साहब, मैनेजमेंट के 2 डिसीजंस के ऊपर आपसे बात करना चाह रहा था मैं। एक तो डिसीजन ये था कि जब नाइट वॉचमैन भेजा गया तो हसन अली को क्यों नहीं भेजा गया और शाहीन शाह अफरीदी को क्यों भेज दिया गया था? क्या उस वक्त हसन अली को नहीं भेजा जा सकता था जो सेंचुरी करके आए थे? और दूसरा डिसीजन नहीं है, लेकिन हम देख रहे हैं कि यूनुस खान बहुत ज्यादा पसंद किए जा रहे हैं, लोगों को देखने में जिस तरह वो अप्रिशिएट कर रहे हैं, बाकी टीम मैनेजमेंट उस तरह अप्रिशिएट क्यों नहीं कर रही खिलाड़ियों को? देखिए हमजा, वो जो कहते हैं ना टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ, मुझे भी लग रहा है कि पाकिस्तानी टीम के साथ जो इतने कोचेस लग गए थे, 3 तो ये ऑलरेडी हैं, यूनुस खान, वकार यूनुस, मिसबाहुल हक, और उसके अलावा 2 कोचेस और भेज दिए थे लाहौर से और आउट हो गए, LBW नोमान अली। तो इसका मतलब है 158 रन की लीड ली है पाकिस्तान ने पहली इनिंग में, और जनूबी अफ्रीकन टीम के लिए मुश्किल होगी। तो 2 कोचेस ऑलरेडी वहां से नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर लाहौर से आए, जिसमें मोहम्मद यूसुफ तो बैटिंग कोच है, बैटिंग में तो ऑलरेडी यूनुस खान मौजूद थे, मिसबाहुल हक भी मौजूद है, तो उनको भी भेजा गया। सकलैन मुश्ताक आए। तो मैं कहता हूँ बहुत सारे कोचेस की मौजूदगी भी खिलाड़ियों पर दबाव का सबब बनती है। यूनुस खान हमेशा से खुश रहते हैं, जब गुस्से में आते हैं तो फिर वो ये भी कहते हैं कि अगर मुझे नहीं खिलाए तो क्या मैं अपने आप को गोली मार लूं, तो वो उनकी खुशी और गुस्से का इम्तिजाज है यूनुस खान। अच्छा, अभी क्या सूरत हाल है मिर्जा साहब? ग्राउंड से प्लीज हमें अपडेट कर दीजिएगा कि कौन आउट हो गए हैं प्लेयर, और पाकिस्तान की इनिंग्स जो है उसका इख्तिताम कितनी लीड के साथ हो रहा है? 158 रन की बदतरीन तरह पाकिस्तान ने हासिल की है साउथ अफ्रीका के खिलाफ। अब साउथ अफ्रीका की टीम बैटिंग करेगी, 378 रन बनाकर जो है पाकिस्तान की टीम पहली इनिंग्स में आउट हो गई। यासिर शाह ने निस सेंचुरी बनाई। आप अंदाजा लगाएं कि यासिर शाह जो आखिर में बैटिंग करने के लिए आए, उन्होंने भी जारहाना अंदाज इख्तियार किया और साउथ अफ्रीका को बिल्कुल आउट क्लास कर दिया पाकिस्तानी टेल एंडर्स ने। तो 158 रन की लीड है साउथ अफ्रीका के खिलाफ पाकिस्तान को। 3 विकेटें थी रबादा की। यासिर शाह ने आज जो है बड़ी उम्दा बैटिंग का मुजाहरा किया। उन्होंने जो है वो
38 रन नॉट आउट बनाए, जबकि नोमान अली ने 24 रन स्कोर किए। तो अच्छी बैटिंग पाकिस्तान। बिल्कुल ठीक है मिर्जा इकबाल बेग साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात करें, नेशनल स्टेडियम कराची में आप मौजूद हैं, सूरत हाल से आपने आगाह किया और पाकिस्तान ने बेहतरीन खेल का मुजाहरा किया। 158 रन की लीड है और इसका मतलब वैसे यही होता है कि जो इतनी लीड ले ले वो जीत जाता है। हाँ, अल्लाह करे। वी आर हैप्पी नेशन आज। और ये जो मुझे लग रहा है कि फवाद आलम और यासिर शाह, ये दोनों अब जो बॉलिंग शुरू होना है ना पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक, अगर यासिर जो है वो उतना ही इफेक्टिवली परफॉर्म कर लेते हैं तो यकीनी तौर पर हम बड़े सेफली कह सकते हैं कि हम जो है, और हमें दोनों में से चूज करना पड़ेगा हु वी लव मोर फॉर दिस टेस्ट। मैं तो फवाद आलम के साथ हूं, चाहे कोई अब 10 विकेटें भी ले ले। खैर अच्छा? हाँ, मैं फवाद आलम के साथ हूँ, जितने बेहतरीन तरीके से ये खेले हैं। आप लोग भी फवाद आलम का साथ दें, मेरा साथ दें। अच्छा, ये कैंपेन कब कर रहे हैं? देखिए, लेट्स, हमें हो सकता है कोई और भी अच्छा आज प्लेयर जो है वो मिल जाए। चलें, अब वक्त खत्म हो गया, हम दोनों को इजाजत दें। कल मैच की आपसे फिर बात करेंगे इंशाल्लाह। कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। सुबह सवेरे पाकिस्तान।